इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है। धन्यवाद। अध्याय 406। तुम इतने असभ्य कैसे हो? यू वुवेई की आंखें बहुत चौड़ी हो गईं और उसने असंतोष के साथ कहा, क्या तुम नहीं जानते कि बुजुर्गों का सम्मान कैसे किया जाता है और युवाओं की अच्छी देखभाल कैसे की जाती है? क्या? रणविजय ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं और उसके शरीर में आध्यात्मिक शक्ति ज्वालामुखी की तरह थी जो फटने के लिए तैयार थी। उसकी बातें सुनकर पहले बुजुर्ग और दूसरे बुजुर्ग के चेहरे बदल गए। क्या यह आदमी वास्तव में इस पुराने मंदिर को नष्ट करने जा रहा है? वांग मिंग भी तनाव में था, चुपके से एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दे रहा था। उसे डर था कि अगर चीफ यू बकवास करता रहा तो रणविजय कार्रवाई करेगा। वांग मिंग को रणविजय की निर्णायकता के बारे में कोई संदेह नहीं था। जैसे उसने पहले शित्यानलेई और 2 अन्य लोगों को मार डाला था, वह बहुत लापरवाह था, जब चाहे हत्या कर देता था और जो चाहे करता था। लेकिन उस समय यू वुवेई की अभिव्यक्ति बदल गई और वह मुस्कुराया। पैसों की खातिर तुम मेरे साथ आ सकते हो। ये कहने के बाद यू वुवेई खड़ा हुआ और पीछे के दरवाजे की ओर ले गया। रणविजय उसके पीछे पीछे चला गया। उसने उसे चेतावनी देने के लिए कुछ सांस दिखाई थी, ये दिखाते हुए कि वह बकवास नहीं सुनना चाहता था। उसने कुछ नष्ट करने की योजना नहीं बनाई थी और उसने सोचा कि इस बीच यू वुवेई कुछ अजीब था। उसने अभी जो सांस दिखाई थी वह ग्रैंड मास्टर लेट स्टेज पर थी, लेकिन यू वुवेई की निगाहें पहले की तरह शांत थीं, यहाँ तक कि थोड़ी दिलचस्पी भी थी। इसलिए रणविजय ने अपनी आत्मा की भावना के आधार पर पाया कि यू वुवेई एक रहस्यमय व्यक्ति लग रहा था। हालांकि यू वुवेई की पहचान और पृष्ठभूमि के बावजूद रणविजय को केवल अपने माता पिता की खबर की परवाह थी। उसके दिमाग में केवल 3 प्रकार के लोग मौजूद थे, विशेष रूप से रिश्तेदार, राहगीर और दुश्मन। अपने रिश्तेदारों के लिए वह वास्तव में परवाह करता था और उनके साथ नरमी से पेश आता था। राहगीरों के लिए वह उदासीनता दिखाते हुए उन्हें अनदेखा कर देता था। अपने दुश्मनों के लिए वह केवल उन्हें मारना चाहता था। जाहिर है यू वुवेई अब उसके नज़रिए में सिर्फ एक राहगीर था। वांग मिंग और 2 बुजुर्गों को उनका पीछा करते देख यू वुवेई ने अपना हाथ हिलाया और कहा, हमारे पीछे मत आओ, तुम्हें यहाँ थोड़ी देर रुकना चाहिए। वे तीनों रुक गए। रणविजय और यू वुवेई को पिछले दरवाजे से पीछे की पहाड़ी पर जाते हुए देखा। संप्रदाय से कुछ ही दूर एक पहाड़ था जो हरे भरे वनस्पतियों से ढका हुआ था। उनमें से किसी ने भी रास्ते में कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप चलते रहे। वे पहाड़ की तलहटी तक चले गए और 10 मीटर ऊंचे पत्थर के ढेर के पास से गुजरे जो बेतरतीब ढंग से पत्थरों के टुकड़ों से बना था। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए यहाँ कुछ छोड़ा है, यू वुवेई ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर रणविजय कुछ आश्चर्यचकित हुआ। फिर उसकी आत्मा की भावना उसके शरीर से बाहर निकल गई, तंतुओं के गुच्छों में बदल गई और खोज करने के लिए चट्टान के ढेर में घुस गई। अचानक उसकी आत्मा की भावना ने पता लगाया और एक अलग क्षेत्र द्वारा अवरुद्ध हो गई। ओह, कुछ अजीब है। आत्मा की भावना 2 कारणों से अवरुद्ध थी। पहला ये कि उसकी आत्मा की शक्ति अभी शुरुआती चरण में थी, पर्याप्त मजबूत नहीं थी, जबकि दूसरा कारण ये था कि अंदर का सामान अपेक्षाकृत उच्च गुणवत्ता का था। अगर यह एक खजाना था, खजाना सूंघने वाली नाक, सक्रिय हो जाओ। जैसे ही रणविजय ने अपनी खजाना सूंघने वाली नाक को एक पल में सक्रिय किया, सभी तरह की सांसें उसे अभिभूत कर गईं। उस पत्थर के ढेर में अचानक खजानों की एक बेहद सुगंधित गंध लगातार उस पर बरस रही थी, जैसे एक उफनती नदी। एक चौथे चरण का खजाना, 5वें चरण के करीब एक आत्मा का खजाना। अचानक रणविजय की अभिव्यक्ति जम गई, लेकिन फिर वह भ्रमित हो गया और सोचने लगा कि क्या खजाना उसके पिता ने वहां छोड़ा था या नहीं। इसलिए उसने यू वुवेई की ओर देखा। यू वुवेई अभी भी मुस्कुरा रहा था। जब उसने अपना हाथ थोड़ा हिलाया तो पत्थर के ढेर के दोनों ओर खड़े पत्थर अचानक तिरछे हो गए। पत्थर के ढेर ने अपना आकार बदल दिया। खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट। बीच में कुछ ऐसा लग रहा था जैसे धरती से टूटकर बाहर आया हो और इस बीच सभी पत्थर दोनों तरफ लुढ़क गए। धीरे धीरे एक पत्थर जो दाहिने हाथ जैसा था यू वुवेई की ओर बढ़ा, जिस पर हथेली जितना बड़ा एक बक्सा था। अगर तुमने मार्शल आर्ट की दुनिया में प्रवेश नहीं किया होता तो एक खजाना तुम्हारे पिता ले लेते, लेकिन अब तुम बिल्डिंग बेस के शुरुआती चरण में हो। जाहिर है तुमने बहुत बड़ी किस्मत हासिल की है, इसलिए तुम स्वाभाविक रूप से यह सामान ले सकते हो। यू वुवेई ने मुस्कुराते हुए बक्सा सौंप दिया। अपनी बात समाप्त करने के बाद रणविजय ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं और बॉक्स को पकड़ लिया और एक चंचल मुस्कान के साथ यू वुवेई को घूरने लगा। बूढ़े आदमी, तुम वाकई अजीब हो। क्योंकि उसने अभी अभी 2 शब्द कहे थे, बिल्डिंग बेस। ये स्पष्ट था कि यू वुवेई रहस्यमय दुनिया के बारे में कुछ जानता था और उसने वास्तव में ग्रैंड मास्टर अर्ली स्टेज को पीछे छोड़ दिया था। हालांकि रणविजय की वर्तमान आत्मा की भावना के कारण वह ये नहीं समझ पाया कि उसकी ताकत कितनी शक्तिशाली थी। इसके अलावा उसे वास्तव में इस रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। देखो, अगर मेरा अनुमान गलत नहीं है तो तुम मध्य चरण तक पहुंचने वाले हो। ये खजाना तुम्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकता है, यू वुवेई ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही रणविजय ने अपनी उंगली हिलाई, हथेली जितना बड़ा बॉक्स खुल गया। ये छोटा सा बॉक्स अंदर से जेड से सजा हुआ था, जो क्विकसिल्वर की तरह एक चमकदार तरल से भरा हुआ था, जिसमें समुद्र जितनी शक्तिशाली जबरदस्त ऊर्जा थी। यह आध्यात्मिक मज्जा नामक एक पवित्र वस्तु है, जिसकी मात्रा लगभग 100 क्रिस्टल पत्थरों के बराबर है।
यह आपको लंबे समय तक साधना करने में सहायता कर सकती है। यू वुवेई ने अपना सिर हिलाया और कहा, एक पवित्र वस्तु। रणविजय ने हंसते हुए कहा, चूंकि आपने बिल्डिंग बेस का उल्लेख किया है, तो क्या आप नहीं जानते कि यह चौथे चरण का आध्यात्मिक खजाना है? यू वुवेई की अभिव्यक्ति अचानक जम गई। उसने मुस्कुराना बंद कर दिया और आश्चर्य में रणविजय को देखा। उसकी निगाहों में उसका विस्मय दिखाई दे रहा था। क्या आपको लगता है कि यह केवल मार्शल कलाकारों को साधना करने में सहायता करता है? यह अब तक का सबसे हास्यास्पद मजाक है जो मैंने सुना है। रणविजय की आंखें सिकुड़ गईं। क्या आप मुझे धोखा देने के लिए अपनी वरिष्ठता पर भरोसा करते हैं? यू वुवेई ने आगे कहा, इतनी बड़ी मात्रा में यह आध्यात्मिक मज्जा 5वें चरण के आध्यात्मिक खजाने के करीब है, जिसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आत्मा के पानी के साथ मिलकर क्रिस्टल पत्थर की खदानें बनाना है। और इतनी बड़ी मात्रा लगभग 10,000 क्रिस्टल पत्थरों को पोषित करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन आपने वास्तव में मुझे इसे सीधे खेती करने के लिए उपयोग करने के लिए कहा था। रणविजय ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और आह भरी। मुझे लगा कि मैं किसी पारखी से मिल सकता हूं, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि आप सिर्फ शौकिया हैं। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यू वुवेई थोड़ा चौंका। हा। वह अचानक हंस पड़ा और अपना सिर हिलाते हुए बोला, मुझे लगा कि सम्राट किंग पिछले 40 वर्षों में सबसे दुर्जेय प्रतिभा है, लेकिन मुझे नहीं लगा कि आप एक आकृति बनाते हैं। दिलचस्प। बस मुद्दे पर आ जाओ। रणविजय ने एक गंभीर चेहरा बनाया और विनम्रता से कहा, चीफ यू, कृपया मुझे मेरे माता पिता के बारे में खबर बताएं। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसे ये देखना बुरा लगता था कि वह हमेशा मुस्कुराता रहता था और अपनी वरिष्ठता पर भरोसा करता था। यू वुवेई ने जो कहा उसके अनुसार वह अपने पिता से परिचित था और उसके पिता ने उसे आध्यात्मिक मज्जा दी थी, और इसके अलावा यू वुवेई ने उसे सौंप दिया। कुछ चीज़ों से पता चलता है कि वह अपने पिता के साथ बातचीत कर रहा था और वह एक ईमानदार व्यक्ति था। बेशक उसने ऐसा उनके अच्छे संबंधों के कारण किया, अन्यथा वह उसे आध्यात्मिक खजाना नहीं देता जो लगभग 5वें चरण में था। हाय, यू वुवेई ने अचानक आह भरी और कहा, अपनी वर्तमान ताकत के आधार पर आप कुछ जानने के योग्य भी हैं। ऐसा कहने के बाद यू वुवेई ने अपनी आंखों में चंचलता की झलक के साथ पहाड़ की चोटी को देखा। रणविजय ने कुछ सेकंड तक इंतजार किया। ये देखकर कि वह अभी भी दिखावा कर रहा था, वह थोड़ा अवाक रह गया और जवाब दिया, क्या है? हाय, यू वुवेई ने फिर से आह भरी और कहा, वास्तव में मुझे कुछ पता नहीं है। हुश। अपनी बात खत्म करने के बाद उसने रणविजय को मुंह खोलने का मौका नहीं दिया, बल्कि तेजी से पहाड़ की ओर बढ़ गया। रणविजय ने भौहें सिकुड़ी। जब वह उसके पास पहुंचने वाला था तो यू वुवेई ने कुछ महत्वपूर्ण बात कही, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, इसलिए मैं तुम्हें बता सकता हूं। तुम्हारे माता पिता कुंजू दुनिया में हैं, जो अशांत है। चूंकि इसका प्रवेश द्वार बंद है, इसलिए कोई भी इसमें से अंदर या बाहर नहीं जा सकता। तो अगर तुम अपने माता पिता को ढूंढना चाहते हो तो तुम्हें प्रवेश द्वार खुलने का इंतजार करना होगा। इसमें आधा साल से 1 साल तक का समय लगेगा। उससे पहले बेहतर होगा कि तुम अपनी ताकत में गंभीरता से सुधार करो। तुम्हारे माता पिता फिलहाल सुरक्षित हैं, इसलिए तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भविष्य में तुम्हें स्वाभाविक रूप से पता चल जाएगा। हा। आखिरी हंसी के साथ यू वुवेई जंगल में गायब हो गया। रणविजय ने भी उसका पीछा करना छोड़ दिया। यू वुवेई ने जो कहा उसके बारे में कुछ देर सोचने के बाद उसने राहत की सांस ली। जाहिर है, कुंजू दुनिया एक छोटी सी दुनिया थी जो उथल पुथल में थी और जिसका प्रवेश द्वार बंद था। उथल पुथल खत्म होने के बाद ही प्रवेश द्वार फिर से खुलता था। ये सब जानकारी मायने नहीं रखती थी। जो महत्वपूर्ण था वह यह था कि उसके माता पिता सुरक्षित थे। यह अच्छी खबर थी। छोटी दुनिया। रणविजय ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। अगर उसके पास जन्मजात शक्ति होती तो वह छोटी दुनिया में प्रवेश करने का रास्ता खोज सकता था। हालांकि जाहिर है वह अब असफल हो गया। भले ही वह सीधे इस आध्यात्मिक मज्जा को अवशोषित कर ले, लेकिन वह केवल बिल्डिंग बेस के मध्य चरण में पदोन्नत हो सकता था, जो पूरी तरह से व्यर्थ था। 1 साल से भी कम समय। रणविजय ने भौहें सिकुड़ना बंद कर दिया क्योंकि तब उसका परिवार फिर से मिल सकता था। उस समय तक उसके माता पिता अपनी प्यारी पोती मिंगमैन को देखकर खुशी से झूम उठते। रणविजय उस विचार पर हंसा। जिहान की यह यात्रा व्यर्थ नहीं गई थी। उसे यू वुवेई की बातों पर संदेह नहीं था, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो बिल्डिंग बेस के बारे में जानता था वह स्पष्ट रूप से कमजोर नहीं था। इसके अलावा इसका बहुत मतलब था, क्योंकि उसने सीधे उसे आध्यात्मिक मज्जा दिया था और उसके निम्नलिखित शब्दों में चेतावनी का एक स्पष्ट नोट था। तुम्हारे माता पिता अस्थायी रूप से सुरक्षित हैं, लेकिन वे वास्तव में परेशानी में पड़ रहे हैं। तुम अब पर्याप्त शक्तिशाली नहीं हो। अगर थंडर यांग ट्री 1 साल के भीतर थंडर यांग वुड को सहन कर सकता है और मैं सहजता में प्रवेश करने में सफल हो जाता हूं, तो सभी समस्याएं हल हो सकती हैं। वह वास्तव में एक मजेदार बूढ़ा आदमी है। रणविजय ने आखिरकार पहाड़ की चोटी पर नजर डाली और फिर जाने के लिए मुड़ गया। वह पुराने मंदिर की लॉबी में लौट आया। अरे, हमारा मुखिया कहाँ है? पहले बुजुर्ग ने चारों ओर देखा और जिज्ञासा से पूछा। वह फिसल गया, रणविजय ने जवाब दिया। फिसल गया? अफसोस, मुखिया फिर से पूरी दुनिया में भटकने वाला है। दूसरे बुजुर्ग ने आह भरी। क्या चल रहा है? वांग मिंग उसके करीब गया और पूछा। ये संभाल लिया गया है।
रणविजय ने सिर हिलाया। चलो अब वापस चलते हैं। वांग मिंग ने कार की ओर कदम बढ़ाया और सीधे उस रेस्तरां की ओर चल पड़ा जिसकी सिफारिश रोंग जियाक्सिन ने वेस्ट लेक के पास की थी। उस समय वे पहले से ही एक निजी कमरे में बैठे थे। रणविजय और वांग मिंग को वापस आते देख उन्होंने वेटर से व्यंजन परोसने को कहा। कैसा चल रहा है? क्या तुम्हें कोई खबर मिली है? अनन्या ने चिंता के साथ रणविजय से पूछा। उस समय रोंग जियाक्सिन और वहां मौजूद अन्य लोगों ने भी देखा। सभी को इस यात्रा का कारण पता था, इसलिए उन्होंने अच्छी खबर पाने के लिए प्रार्थना की। सभी की निगाहों के सामने रणविजय ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अच्छी खबर है कि मैं आधे साल से 1 साल में अपने माता पिता को ले जा सकता हूँ। बहुत बढ़िया। अनन्या दिल खोलकर मुस्कुराए। उसका दिल अभी अभी लगभग मुंह पर आ गया था। इससे मेरा मन हल्का हो गया। रोंग जियाक्सिन ने राहत की लंबी सांस ली और कहा, उनके वापस आने के बाद हमारा फिर से मिलना अच्छा रहेगा। ये खबर सुनकर कमरे का माहौल एक पल में और भी सक्रिय हो गया। मिंग रणविजय और अनन्या के बीच बैठी थी और इधर उधर देखने लगी। आखिरकार उसने रणविजय की तरफ देखा और पूछा, पापा, क्या दादी और दादा जल्दी ही वापस आ रहे हैं? हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा समय लगेगा। क्या वे मिंगमैन को पसंद करेंगे? बेशक, वे मिंगमैन को बहुत पसंद करेंगे। रणविजय ने मिंगमैन को अपनी बाहों में लिया और मुस्कुराते हुए उसे चूमा। क्या वे मिंगमैन के लिए नाश्ता खरीदेंगे? मिंगमैन ने बड़ी बड़ी साफ आंखें झपकाते हुए पूछा। वे तुम्हारे लिए ढेर सारा नाश्ता खरीदेंगे। तो क्या वे मिंगमैन को खेलने के लिए बाहर ले जाएंगे? हाँ। मिंगमैन के 1 मिनट के लिए कहने के बाद छोटी लड़की की आंखों में उम्मीद की किरणें उभर आईं और वह हंसते हुए बोली, ऐसे में मुझे दादाजी और दादी पसंद हैं। मैं उनके वापस आने और मिंगमैन के साथ खेलने का इंतजार करूंगी। उसकी मासूमियत भरी बातों से ठहाके लगने लगे। जब वे आपस में बातें कर रहे थे तो वेटरों ने एक के बाद एक व्यंजन परोसना शुरू कर दिया। चूंकि यह एक मछली का रेस्तरां था, इसलिए मछली से बने व्यंजन ज्यादातर थे। आमतौर पर मछली में बहुत सारी हड्डियां होती हैं और मिंगमैन की उम्र के बच्चे उन्हें खुद ही थूकना सीख सकते हैं। हालांकि कई माता पिता चिंता करते हैं कि कहीं मछली की हड्डियां उनके बच्चों के गले में न फंस जाएं और अगर वे उन्हें निगलने या थूकने में विफल हो गए तो यह वास्तव में दर्दनाक होगा। क्या मिंगमैन को हड्डियों को खुद ही थूकना सीखना चाहिए? रणविजय ने कहा। नहीं। रणविजय ने मिंगमैन को मछली का एक टुकड़ा दिया, फिर अपनी उंगली को थोड़ा हिलाया। उस पल मछली के इस टुकड़े की सारी हड्डियां टूटकर बाहर आ गईं, जिसे देखकर मेज पर बैठे सभी लोग दंग रह गए। फिर उसने मछली का एक बड़ा टुकड़ा अनन्या को दिया। जैसे ही उसने अपनी उंगली फिर से हिलाई, मछली की हड्डियां निकल गईं। अच्छा, क्या मछली खाना इतना सुविधाजनक है? भैया, मेरे लिए मछली की हड्डियां निकाल दो। जीजा जी, मैं भी चाहता हूं कि आप मेरे लिए ऐसा करें। जीजा जी, आप बहुत बढ़िया हैं। आप इन मछलियों की सारी हड्डियां क्यों नहीं निकाल देते? सभी ने रणविजय की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखा। यहां तक कि अनन्या और मिंगमैन भी उसे घूर रहे थे। सभी की निगाहों के सामने रणविजय ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। नहीं, मैं सिर्फ अनन्या और मिंगमैन को ही खाना परोसता हूँ। मिंगमैन कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गई, फिर हाथ हिलाते हुए बोली, पापा सिर्फ माँ और मेरे लिए ऐसा करते हैं। तुम्हें उनकी सेवा का आनंद लेने का मौका नहीं मिलता। हा। अनन्या जोर से हंस पड़ी। रणविजय आम दिनों में शायद ही कभी ऐसे मजाक करते थे, इसलिए आज वह वाकई बहुत अच्छे मूड में थे। हालांकि उसने मिंगमैन की तरफ देखा और महसूस किया कि कभी कभी दूसरों के पास जो नहीं होता उसे पाना भी उसे संतुष्ट कर देता है। मैं खुद ही परोसूंगी। काजल ने नाक सिकुड़ी और खाना जारी रखा। इस बीच शिहान की मार्शल आर्ट की दुनिया में एक ब्रेकिंग न्यूज़ तूफान की तरह तेजी से फैल गई। अगली सुबह 9 बजे वान परिवार और मिस्टिकल फॉग संप्रदाय माउंट सियान फॉग तक पहुंचने के लिए अपनी संरचनाओं के साथ लड़ने जा रहे थे। इस खबर को जानने के बाद मार्शल आर्ट की दुनिया में हर कोई पागल हो गया। ये खबर शांत पानी में फेंके गए पत्थर की तरह थी जिससे लहरें उठ रही थीं। पूरे शिहंग से तरह तरह की बहसें सुनी गईं। वान परिवार, रहस्यमय कोहरा संप्रदाय, क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या वान परिवार मौत को आमंत्रित करता है? यह एक अंडे के पत्थर से टकराने जैसा है। यहाँ तक कि 10 वान परिवार भी रहस्यमय कोहरा संप्रदाय के सामने कुछ नहीं है। एक की तो बात ही छोड़ो, वे वास्तव में मौत को आमंत्रित करते हैं। वान परिवार जितना पतित है, वे रहस्यमय कोहरा संप्रदाय के खिलाफ लड़ने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ऐसी टिप्पणी करने वाले ज्यादातर लोग युवा साधक थे, जबकि पुरानी पीढ़ी के मार्शल कलाकारों ने अपनी टिप्पणी की। चीफ जियांग कितियान के प्रति वान परिवार की दुश्मनी पूर्व बड़े गुरु से चली आ रही है। मुझे डर है कि उनकी नाराजगी वान परिवार की हार के साथ खत्म हो जाएगी। ये सही है, वान परिवार अब वह भव्य परिवार नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। मुझे लगता है कि 2 पीढ़ियों के भीतर यह एक आम परिवार बन जाएगा। माउंट सियान फॉग वान परिवार के पूर्वजों के लिए बलिदान चढ़ाने का स्थान है, इसलिए मिस्टिकल फॉग संप्रदाय वान परिवार का कुछ भी ऋणी नहीं है, क्योंकि वे उन्हें प्रतिस्पर्धा करने का मौका देते हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। पुरानी पीढ़ी के मूल्यांकन से कई लोगों को पता चला कि वान परिवार और मिस्टिकल फॉग संप्रदाय शुरुआती वर्षों में एक ही संप्रदाय से निकले थे और सदियों से एक दूसरे के खिलाफ दुश्मनी रखते थे।
हालांकि फिर एक अंदरूनी सूत्र ने कहा, इस विवाद का कारण मुख्य रूप से शिकुन की दुश्मनी है। किसी तरह शिकुन और वांग झानपेंग एक दूसरे से नफरत करते हैं। मैंने सुना है कि शि परिवार के एक शिष्य शि तियानलेई की वांग परिवार में हत्या कर दी गई थी। शिकुन के स्वभाव के अनुसार वह वांग परिवार के आगे झुकने वाला नहीं है। मुझे सब पता है। शि तियानलेई की हत्या वांग परिवार के किसी शिष्य ने नहीं, बल्कि एक विदेशी वू दाओ ग्रैंड मास्टर ने की थी। शि तियानलेई जब से शि परिवार में लौटा था तब से वह बहुत घमंडी था, इसलिए उसका गुरु के साथ संघर्ष हुआ होगा। चूंकि ग्रैंड मास्टर का अपमान नहीं किया जा सकता, इसलिए उसकी मृत्यु उचित है। एक और शक्तिशाली व्यक्ति यहाँ आया, लेकिन यह अफसोस की बात है कि वे कल मार्शल आर्ट की ताकत के बजाय संरचनाओं के साथ लड़ेंगे। ऐसा लगता है कि कल एक अद्भुत भयंकर लड़ाई होगी। इसके अलावा यह अफवाह है कि शिकुन का गठन काफी भयंकर है, इसलिए मुझे आश्चर्य है कि क्या वांग झानपेंग इसे रोक सकता है। अध्याय 407। दोपहर के भोजन के बाद वे वेस्ट लेक के आसपास घूमने गए। वेस्ट लेक के पास बहुत सारे दर्शनीय स्थल थे। हर बार जब वे किसी एक जगह पर पहुंचते तो रोंग जियाक्सन मेंगमैंग को एक कहानी सुनाता। अनन्या ये देखकर बहुत खुश हुई कि उसने ऐसा किया। मेंगमैंग लगभग 4 साल की थी और पहले से ही चीज़ों को याद रखने में सक्षम थी, इसलिए अधिक बार दर्शनीय स्थलों की यात्रा करना उसके विकास के लिए अनुकूल था। पूरी दोपहर घूमने के बाद वे वांग परिवार के घर लौट आए। रात का खाना खाने के बाद रणविजय और वांग झानपेंग फिर से बाहर मंडप में गए। रणविजय ने चाय की चुस्की ली और पूछा, क्या आप कुंजू वर्ल्ड के बारे में जानते हैं? कुंजू वर्ल्ड? हाँ। वांग झानपेंग कुछ देर के लिए ठिठक गया, मानो उसे कुछ याद आ रहा हो। फिर उसने कहा, ये सेंट्रल प्लेन्स का सबसे बड़ा वर्ल्ड लेक है। मैंने सुना है कि वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं और ऐसे लोग भी कम हैं जो दुनिया में प्रवेश करना जानते हैं। इसके अलावा यह अफवाह है कि 5 साल पहले कुंजू वर्ल्ड में उथल पुथल मची थी, इसलिए प्रवेश द्वार बंद कर दिया गया था। कुछ वरिष्ठ मास्टर्स ने कहा कि यह लगभग 6 साल बाद ही खुलेगा। मैंने ये भी सुना है कि वहाँ बहुत सारे मास्टर्स थे, जिनमें से कुछ असली प्रतिभा वाले थे। हर बार जब एक प्रतिभा पैदा होती है तो दुनिया बहुत बदल जाती है। उस समय वांग झानपेंग ने आह भरी और कहा, प्रवेश द्वार खुलने में लगभग 1 साल लगेगा और मुझे डर है कि बहुत सारे लोग दुनिया से बाहर आ जाएंगे। उस समय तक सम्राट किंग की स्थिति विवादास्पद हो जाएगी, भले ही उन्हें अब सबसे मजबूत प्रतिभा माना जाता है, और एक खूनी क्रांति मार्शल आर्ट की दुनिया में आएगी। ओह, रणविजय ने सिर हिलाया। संभवतः कुंजू वर्ल्ड एक संबद्ध स्थान था जहां विभिन्न प्रकार के ग्रैंड मास्टर्स थे, जिसका अर्थ था कि यह स्वर्ग और पृथ्वी की अपनी मजबूत आध्यात्मिक क्यूई के साथ साधना के लिए एक अच्छी जगह थी। संबद्ध दुनियाएं दुर्लभ नहीं थीं, क्योंकि उनमें कुछ साधकों के निवास भी शामिल थे। लेकिन जाहिर है कुंजू वर्ल्ड छोटा नहीं था। रणविजय ने वांग झानपेंग के साथ कुछ देर बात की, फिर वे डाइनिंग हॉल में वापस आ गए। सभी ने डिनर खत्म करने के बाद वे वांग मिंग के घर लौट आए। सभी ने 8 बजे तक मेंगमैंग के साथ खिलौनों से खेला, जब किसी ने वांग मिंग को मीटिंग में शामिल होने के लिए कहा। मेंगमैंग ने खिलौने नीचे रखे और पूछा, पापा, हम कब वापस जाएंगे? मुझे बिग हेई और लिटिल हेई, साथ ही येहान की याद आती है। चलिए कल दोपहर वापस चलते हैं, रणविजय ने मुस्कुराते हुए कहा। हम, इतनी जल्दी क्यों है? आप यहाँ कुछ और दिन रुक सकते हैं। रोंग जियाक्सन का चेहरा बदल गया। ठीक है, वांग्या ने कहा, तुम यहाँ सिर्फ 2 दिन ही रुके हो। अगर तुम खाली हो तो कुछ और दिन क्यों नहीं रुकते? उस पर अनन्या ने बिना कुछ कहे अपना मुंह घुमाया। उसने रणविजय की तरफ देखा और अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं, जैसे कोई आज्ञाकारी युवा पत्नी हो। रणविजय ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, शायद अगली बार अगर मैं 2 निजी विमान खरीद लूं तो हमारे लिए यात्रा करना ज्यादा सुविधाजनक होगा। मेंगमैंग और अनन्या दोनों ही पहाड़ की सामग्री से बने व्यंजनों का आनंद लेने के आदी थे। हालांकि यहाँ की खास चीजें भी अच्छी थीं, लेकिन उनका स्वाद खराब था। चूंकि अनन्या और मेंगमैंग ने कम खाया था, इसलिए रणविजय ने जल्दी वापस जाने की योजना बनाई। निजी विमान? वांग्या का मुंह थोड़ा कांप उठा। निजी जेट की कीमत अलग अलग होती है। उसने कुछ समय पहले एक खबर पढ़ी थी कि दुनिया के सबसे आलीशान प्राइवेट जेट की कीमत करीब $1 बिलियन है, जिसके मालिक ने इसके मॉडिफिकेशन पर करीब 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए हैं। वह व्यक्ति कितना अमीर था? कुछ हद तक आलीशान जेट की कीमत भी कई मिलियन डॉलर है, और सस्ते जेट के रख रखाव के लिए बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। मेरा चचेरा भाई बहुत अमीर है। हाँ, कोई बात नहीं। रोंग जियाक्सन ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कुछ और नहीं कहा। चलिए कल माउंट सियान फॉग चलते हैं और इस मामले को निपटाने के बाद हम दोपहर में निकलेंगे, रणविजय ने कहा। वैसे रोंग जियाक्सन का चेहरा बदल गया और उसने पूछा, क्या तुमने उस दिन फॉर्मेशन किया था? हाँ। तुम फॉर्मेशन कैसे जानते हो? रोंग जियाक्सन और भी ज्यादा उत्सुक हो गई। वह समझ नहीं पाई कि वह कौन सा फॉर्मेशन था, क्योंकि उसे फॉर्मेशन के बारे में बहुत कम जानकारी थी, लेकिन वह जानती थी कि फॉर्मेशन बनाने में कुछ समय लगता है। इसलिए जब उसने देखा कि रणविजय ने फॉर्मेशन बनाने से पहले सिर्फ हाथ हिलाया था, तो उसे बहुत अजीब लगा था। थोड़ी देर सोचने के बाद रणविजय ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन मैं फॉर्मेशन बनाने में सबसे कुशल नहीं हूँ। वास्तव में रणविजय फॉर्मेशन बनाने में सबसे अच्छा नहीं था। जब शाखाओं की बात आती है तो रणविजय फॉर्मेशन बनाने की तुलना में अमृत बनाने में अधिक कुशल था।
जहां तक अन्य कौशल जैसे कि रिफाइनिंग टूल्स की बात है तो रणविजय उनके बारे में शायद ही कुछ जानता हो। हालांकि अगर सभी गठन साधक एक साथ इकट्ठे होते तो भी वे उन रहस्यमय कौशलों के बारे में रणविजय से कहीं कम जानते थे। ओह ओह, मैं समझ गया, रोंग जियाक्सिन ने मुस्कुराते हुए कहा। हान, तुम वाकई कमाल हो, कड़ी मेहनत से अर्जित क्रेडिट के साथ। ओह, मेंगमेंग ने अपने खिलौने नीचे रखे और रोंग जियाक्सिन की ओर देखा, फिर बुदबुदाया, मेरे पापा सबसे अच्छे हैं। ये सही है, तुम्हारे पापा सबसे दुर्जय व्यक्ति हैं, रोंग जियाक्सिन ने मुस्कुराते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लगभग 10 बजे उन्होंने बातचीत बंद कर दी और सभी क्रमशः अपने कमरों में लौट आए। अगले दिन रणविजय और अन्य लोग उठे, फिर 7:30 बजे नाश्ता किया। उसके बाद उन्होंने एक छोटा ब्रेक लिया और 8:10 बजे मोटर होम में चले गए। रहस्यमय कोहरा संप्रदाय घर से लगभग 1 घंटे की ड्राइव पर एक उत्तरी उपनगर में स्थित था। चूंकि वहां कोई सड़क नहीं थी, इसलिए वे कार से वहां नहीं जा सकते थे। हालांकि इस बार उन्होंने मिस्टिक फॉग संप्रदाय में जाने की योजना नहीं बनाई थी, बल्कि पास के माउंट सियान फॉग में जाने की योजना बनाई थी। माउंट सियान फॉग उनके गंतव्यों में से एक के रूप में पूरे साल पतले कोहरे के लिए प्रसिद्ध था। हालांकि पहाड़ समुद्र तल से केवल 40 मीटर ऊपर था, लेकिन इसका क्षेत्र बहुत दूर तक फैला हुआ था। वह स्थान जहां वान परिवार ने अपने पूर्वजों के लिए बलिदान दिया था, पहाड़ की चोटी पर स्थित था। वह स्थान बलिदान करने के लिए वान परिवार के कब्जे में था, लेकिन मिस्टिक फॉग संप्रदाय इसे हड़पना चाहता था। जैसा कि सभी जानते थे, पवित्र अवशेष, पर्वत और नदियों का झंडा वहां दफन होने की संभावना थी। चूंकि मिस्टिक फॉग संप्रदाय जेहांग में सबसे शक्तिशाली संप्रदाय था, इसलिए किसी ने भी इस खजाने को छीनने की हिम्मत नहीं की, भले ही उन्हें पता था कि पवित्र अवशेष संभवतः वहां हो सकता है। क्योंकि ये खजाना मूल रूप से वान परिवार के पूर्वजों के पास था। इसके अलावा यह उन लोगों के लिए एक खिलौना मात्र था जो संरचना बनाना नहीं जानते थे। हालांकि उनका इरादा इसे हथियाने का नहीं था, फिर भी वे इसे देखना चाहते थे। जब वे माउंट सियान फॉग के तल पर पहुंचे तो मेंगमेंग ने अपनी बड़ी बड़ी स्पष्ट आंखें झपकाईं, खिड़की से बाहर देखते हुए, और जिज्ञासा से पूछा, पापा देखो, यहाँ बहुत सारे लोग और साथ ही कारें भी हैं। ठीक है, वे सभी यहाँ मौज मस्ती करने आए हैं, रणविजय ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसने नज़र घुमाई, पाया कि पहाड़ के नीचे लगभग 200 से 300 कारें खड़ी थीं, जबकि लोग अधिक संख्या में थे जो समूहों में बातें कर रहे थे। हालांकि सड़क अवरुद्ध नहीं थी और पहाड़ के तल पर 100 मीटर के दायरे में जगह उपलब्ध थी। शिकुन के नेतृत्व में रहस्यमय कोहरे संप्रदाय के बहुत से शिष्य खाली जगह के एक तरफ खड़े थे, जबकि शिव परिवार के कई शिष्य दूसरी तरफ खड़े थे। सबकी निगाहों के सामने वान परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाला एक काफिला धीरे धीरे नजर आया। उस समय बहुत सारी टिप्पणियां सुनाई दीं, वे यहाँ हैं, वे यहाँ हैं। ऐसा लगता है कि वान परिवार के सभी लोग आज दिखाई देंगे। अगर इस बार वान परिवार हार गया तो उसे चॉपिंग ब्लॉक पर मछली की तरह रौंद दिया जाएगा। हाँ, लेकिन आदमी रहस्यमय कोहरे संप्रदाय का मुकाबला कैसे कर सकता है? ऐसा लगता है कि सदियों से चली आ रही नाराजगी आज खत्म हो जाएगी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वहां लगभग 2000 से 3000 लोग मौजूद थे, जिनमें से ज्यादातर मार्शल आर्टिस्ट थे। ये प्रतियोगिता वास्तव में एक भव्य सभा की तरह थी। हालांकि उनमें से ज्यादातर स्पष्ट शक्ति मास्टर और आंतरिक शक्ति मास्टर थे, जबकि कुछ क्यूई शक्ति मास्टर थे। वू दाओ ग्रैंड मास्टर्स की तो बात ही छोड़िए। हालांकि केवल 5 वू दाओ ग्रैंड मास्टर्स ही दिखाई दिए, लेकिन उनकी उपस्थिति ने हंगामा मचा दिया। उनमें से 3 वान परिवार से थे, जिसे जेहांग में एक शक्तिशाली मार्शल आर्ट कबीले के रूप में गिना जा सकता है। हालांकि मजबूत लोगों में कुछ और भी मजबूत थे, इसलिए किसी ने नहीं सोचा था कि वान परिवार जीत जाएगा। धमाका धमाका धमाका। दरवाजों के खुलने और बंद होने की आवाज के साथ वान परिवार का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी लोग कारों से बाहर निकले और खाली जगह के दूसरी तरफ चले गए। वांग मिंग और वांग झांग दोनों कुछ बक्से ले जा रहे थे, जिसमें फॉर्मेशन बनाने के लिए कुछ जेड और फॉर्मेशन कोर के रूप में फॉर्मेशन की शक्ति बढ़ाने के लिए विभिन्न खजाने जमा किए गए थे। इस बार वान परिवार के सभी लोगों को स्थिर देखकर शिकुन ने ऊंची आवाज में कहा, जिसे सभी ने सुना, इस गठन युद्ध का उद्देश्य माउंट सियान फॉग पर कब्जा करना है। माउंट सियान फॉग मूल रूप से हमारे रहस्यमय फॉग संप्रदाय का था, लेकिन इसका उपयोग वान परिवार द्वारा अपने पूर्वजों को बलिदान देने के लिए भी किया जाता है। इसलिए हमारे रहस्यमय फॉग संप्रदाय ने वान परिवार को इस भूमि को हड़पने का अवसर दिया। मैं रहस्यमय फॉग संप्रदाय का प्रमुख जियांग कितियान वादा करता हूं कि हम नियमों का पालन करेंगे, चाहे हम जीतें या हारें। उसकी बातें सुनकर वान परिवार के सभी लोग भौंचक्के रह गए। वे माउंट सियान फॉग के बजाय वह स्थान चाहते थे जहां वान पूर्वजों को बलिदान देते थे। इसके अलावा ये स्थान मूल रूप से वान परिवार के कब्जे में था। ये रहस्यमय फॉग संप्रदाय ही था जिसने उनका क्षेत्र छीन लिया। आप अपना केक खा भी नहीं सकते। वान परिवार के कई लोगों ने गुस्से में टिप्पणी की, लेकिन फिर शिकुन ने कहा, पिछले नियमों के अनुसार प्रत्येक पार्टी को लड़ाई में शामिल होने के लिए 10 लोगों को भेजना चाहिए, और जो पार्टी अधिक राउंड जीतेगी वह जीत हासिल करेगी। हालांकि वान परिवार के पतन को देखते हुए हमें व्हील वॉर को अपनाते हुए केवल 5 लोगों को भेजने की जरूरत है।
जब तक कोई व्यक्ति अपने सभी विरोधियों को हरा देता है तब तक उसकी पार्टी जीत जाएगी। मैंने वांग जानपेंग के साथ नियमों पर बातचीत की है, इसलिए हमारा पहला लड़ाकू हमारे संप्रदाय का एक युवा शिष्य है जिसका नाम लू जिंग है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बहुत सारे लोग जो थोड़ी दूरी पर अर्धवृत्त में खुद को घेर लेते थे हंगामा करने लगे। लू जिंग रहस्यमय कोहरे संप्रदाय में युवा पीढ़ी का एक उत्कृष्ट शिष्य है। हाँ, वह एक स्वर्ग मंच मास्टर है जिसका गठन बहुत क्रूर है। वांग परिवार युवा पीढ़ी के बीच केवल वांग मिंग की खेती करता प्रतीत होता है। ये वांग मिंग ही होगा। वांग जानपेंग और वांग जानहोंग फॉर्मेशन में कुशल हैं, जबकि वांग जानजोंग उनके बारे में बहुत कम जानता है। हालांकि अगर वे दोनों वरिष्ठों से सीधे चुनौती स्वीकार करने के लिए कहेंगे तो वांग परिवार बहुत शर्मिंदा होगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। निश्चित रूप से शोरगुल के बीच वांग जानपेंग ने अपना हाथ हिलाया और कहा, जियाओमिंग, पहले चुनौती स्वीकार करो। ठीक है। वांग मिंग ने सिर हिलाया और 20 मीटर आगे चला गया, जबकि वह और लू जिंग एक दूसरे को देख रहे थे। पहले अपना फॉर्मेशन बनाओ। नीली शर्ट पहने लू जिंग अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे बांधे हुए खड़ा था और तिरस्कार भरे लहजे में बोल रहा था। ठीक है। वांग मिंग ने अपनी आंखें सख्त की और 2 मीटर ऊंचे पत्थर के मंच पर चला गया। उसके द्वारा लाया गया जेड और खजाने पहले से ही 2 बक्सों में थे। इस लड़ाई को रहस्यमयी निशान कहते हैं। अगर तुम 3 मिनट के भीतर संरचना को तोड़ सकते हो तो तुम जीत जाओगे। क्या मुझे तुम्हें हराने में 3 मिनट लगेंगे? लू जिंग ने व्यंग्य किया। उसकी बात सुनने के बाद शिकुन ने संतुष्ट भाव से देखा। बेशक उन्हें वांग परिवार का तिरस्कार करना चाहिए और बेरहमी से दमन करना चाहिए। वांग मिंग का चेहरा बर्फीला हो गया। उसने जेड को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और उन्हें क्रमिक रूप से बाहर फेंक दिया। धीरे धीरे जमीन पर एक अजीब पैटर्न दिखाई दिया। जैसे ही उसने हथेली के आकार की असली क्यूई को पकड़ा और अपनी ताकत लगाई, संरचना का झंडा संरचना में गिर गया, जिससे उसके चारों ओर का सारा जेड एक पतली लहरदार धुंध के साथ गायब हो गया। मैं 30 सेकंड में तुम्हारा गठन तोड़ दूंगा। लू जिंग बेतहाशा हंसा और फिर चला गया। संरचना में जाते हुए उसकी आकृति धुंध के बीच गायब हो गई। जैसे ही वह संरचना में दाखिल हुआ, वहां मौजूद हर कोई अपने दिमाग में इसे समयबद्ध करने से खुद को रोक नहीं सका। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड। उस समय रणविजय, काजल, अनन्या, जोफी, मिंगमेंग और वांग्या सभी वांग परिवार के लोगों से 20 मीटर पीछे मोटर होम में थे। वे लड़ाई देखने के लिए वाहन से बाहर नहीं निकले। वास्तव में रणविजय उनके साथ चला गया क्योंकि वह सतर्क था। केवल उनके साथ रहकर ही वह उनकी सुरक्षा की गारंटी दे सकता था। अनन्या के साथ इस पर चर्चा करने के बाद उसने मिंगमेंग को इतनी छोटी उम्र में खेती से दूर रखने का फैसला किया, इसलिए वह उसे लड़ाई देखने के लिए नहीं ले जाना चाहता था, इसलिए वे मोटर होम में ही रहे। रणविजय के लिए ये जानने के बाद कि दोनों पक्षों के जूनियर नियमों के अनुसार पहले एक दूसरे से लड़ेंगे, उसने कार से बाहर निकलने में रुचि खो दी। कभी कभी अपनी आत्मा की भावना से क्या हो रहा था इसकी जांच करके वह जानता था कि वांग मिंग का गठन जल्द ही टूटने की संभावना है। उसके गठन में बहुत सारी खामियां थीं, जिनमें 3 बड़ी खामियां और 24 छोटी खामियां शामिल थीं। अगर वांग मिंग को पता होता कि रणविजय क्या सोच रहा है तो वह निश्चित रूप से दंग रह जाता। उसने इसे बहुत ही गहरा गठन माना था, लेकिन इसमें इतनी खामियां क्यों थीं? कई लोगों की निगाहों के सामने 23 सेकंड, 0.25 सेकंड, 25 सेकंड बाद फॉर्मेशन से हंसी की आवाज आई, फिर लू जिंग की आकृति दिखाई दी। बस इतना ही। लू जिंग ने अपने पत्थर के मंच पर चलते हुए कहा। उसने फॉर्मेशन बनाते हुए कहा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली फॉर्मेशन क्या होता है। इस फॉर्मेशन को थरी हिडन कहा जाता है और अगर तुम 10 सेकंड तक टिके रहोगे तो मैं हार मान लूंगा। उसके शब्दों ने न केवल कुछ अन्य लोगों को भावुक कर दिया, बल्कि वांग परिवार के लोगों, खासकर वांग मिंग को भी उदास कर दिया। वह सोचता रहा कि उसने जो फॉर्मेशन बनाया था उसमें क्या खामियां थीं। 1 मिनट से भी कम समय में लू जिंग ने वांग मिंग को जवाब मिलने से पहले ही अपना फॉर्मेशन बना लिया। फॉर्मेशन में प्रवेश करने के 5 सेकंड के भीतर वह पीछे की ओर उड़ गया। उसे देखते ही वांग जानपेंग आगे बढ़ा और उसे उठा लिया। वांग मिंग का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया था और उसने अचानक मुंह से खून थूक दिया। उस समय उसकी सांस मुश्किल से सुनाई दे रही थी क्योंकि उसे कुछ अंदरूनी चोटें लगी थीं। हा, तुम कमजोर हो, लू जिंग ने उपहास किया और अपने शिविर में लौट आया, जहां लोगों ने तालियां बजाईं। शिकुन ने संतुष्ट भाव से कहा, मेरे रहस्यमय कोहरे संप्रदाय से लू जिंग ने पहला राउंड जीत लिया है। दूसरे राउंड के लिए मैं भेजूंगा। 5 मिनट बाद और लोग आपस में बातें करने लगे, जिनमें से ज्यादातर कह रहे थे, रहस्यमय कोहरे संप्रदाय बहुत दुर्जय है। शिकुन ने एक बड़ी मुस्कान दी। मेरे रहस्यमय कोहरे संप्रदाय से पेंगेन ने दूसरा राउंड जीत लिया है। ... मेरे रहस्यमय कोहरे संप्रदाय से लियान मिंगहाई ने तीसरा राउंड जीत लिया है। हमने आपके 3 शिष्यों को हरा दिया है। वांग परिवार की युवा पीढ़ी बहुत कमजोर है। शायद उन्हें यह भी नहीं पता कि गठन क्या होता है। कितना अज्ञानी और हास्यास्पद। मैं, शिकुन, चौथे राउंड में व्यक्तिगत रूप से मैदान में उतरूंगा। शिकुन की आंखें ठंड से भर गईं और वह तुरंत 20 मीटर आगे बढ़कर पत्थर के मंच पर खड़ा हो गया और वांग परिवार के लोगों को तिरस्कार से देखने लगा।
वांग परिवार के शिविर में अभी भी 2 बुजुर्ग थे, इसलिए उसने चौथे राउंड में भाग लेने का कारण उन दोनों को अपने दम पर हराना था। मैं चुनौती स्वीकार करूंगा। वांग जानहोंग ने ठंडा चेहरा बनाया और आगे बढ़ने वाला था। उस समय वांग जानपेंग ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। वह आगे बढ़ा और पत्थर के मंच पर कदम रखा। वांग जानपेंग, हमें दूसरे के गठन को तोड़ने की जरूरत नहीं है। हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए सीधे गठन कर सकते हैं, शिकुन ने ठंडे स्वर में कहा, क्योंकि उसकी आंखों में हत्या के इरादे थे। ठीक है, वांग जानपेंग ने जवाब दिया। जैसे ही उन दोनों ने अपनी हथेलियां फैलाईं, बहुत सारे जैद तुरंत जमीन पर उड़कर फैल गए। उन्होंने क्रमशः अपनी संरचनाएं बनाईं। शिकुन ने साइकेडेलिक किलिंग संरचना बनाई, जबकि वांग जानपेंग ने सुरक्षात्मक संरचना बनाई। ये देखकर कि शिकुन की संरचना आकार लेने वाली थी, वांग जानपेंग अनजाने में ठंडे पसीने में डूब गया। उसका चेहरा चिंता से सख्त हो गया। संरचना की शक्ति को देखते हुए एक बार जब यह आकार ले लेगी तो वह इसका विरोध करने में विफल हो जाएगा। शिकुन के चेहरे पर हत्या के इरादे के संकेत दिखाई दे रहे थे और वह केवल संरचना के अस्तित्व में आने का इंतजार कर रहा था। उस पल रणविजय ने मोटर होम के अंदर अपना सिर थोड़ा हिलाया। वास्तव में केवल हत्या संरचना ही शिकुन की संरचना का विरोध कर सकती थी। अब जब वांग जानपेंग ने सुरक्षात्मक संरचना बनाने का फैसला किया तो उसे हारना तय था। हालांकि मैं बाहर जाता हूं, तुम यहां थोड़ी देर रुक सकते हो। रणविजय उठकर दरवाजे की ओर चल पड़ा। मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूं। मेंगमेंग, थोड़ी देर रुको, पापा और माँ जल्दी ही वापस आ जाएंगे, अनन्या ने मेंगमेंग से कहा। फिर रणविजय के साथ गाड़ी से उतर गई। वह रणविजय की उत्पत्ति जानती थी और उसके साथ घुलना मिलना चाहती थी, इसलिए उसने मार्शल कलाकारों के बीच और अधिक लड़ाइयाँ देखने की योजना बनाई। इसके अलावा उसे रणविजय की चिंता नहीं थी, क्योंकि वह उसके मन में अजेय था। उसने कहा, मेरा पति अमर है। रणविजय ने अनन्या का हाथ पकड़ा और धीरे से उसे चुटकी ली, फिर अपनी बाँह उसकी कमर के चारों ओर रखी और वांग परिवार के लोगों की ओर चल पड़ा। उस समय दोनों संरचनाएं आकार लेने वाली थीं और वांग जानपेंग ने रणविजय की बात सुनी। 2. कियानसन कुनबा पोजीशन, लीशा दोजान पोजीशन, डोंगहू किंगटियन पोजीशन, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उसने लगातार 5 पोजीशन बोली। वांग जानपेंग ने जब उसके शब्द सुने तो उसका चेहरा बदल गया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हाथ हिलाया और 5 पहले चरण के स्पिरिट खजाने को बाहर निकाल दिया, जिनका इस्तेमाल फॉर्मेशन कोड के रूप में किया जाएगा। पफ! एक पल में वांग जानपेंग के सुरक्षात्मक गठन ने 5 ऊर्जा स्तंभ उत्सर्जित किए, जो 5 दिशाओं में भाग गए, जिससे हवा बेतहाशा बहने लगी। अचानक एक तेज आवाज जैसे कि एक फौज सुनाई दी। शिकुन का हत्यारा गठन एक पंचर गुब्बारे की तरह धीरे धीरे बिखर गया। ये दृश्य पीछे बैठे कई लोगों को चौंका गया। क्या बकवास है, बहुत गरज लेकिन थोड़ी बारिश। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। उस समय शिकुन अवाक रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका गठन किसी दूसरे आदमी ने इतनी आसानी से तोड़ दिया। क्या हुआ? ये कैसे संभव है? ये वही आदमी है, ये वही है जिसने वांग जानपेंग को याद दिलाया। अरे वह कितना घिनौना है। शिकुन की आंखों से एक क्रोध उभरा और उसने दृढ़ हत्या के इरादे से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चालें चलने की? तुम हमारे रहस्यमय कोहरे संप्रदाय द्वारा तुम्हें दिए गए अवसर का आनंद क्यों नहीं लेते? ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो। 7 भूत राजा हत्या गठन शुरू करो। शिकुन की भयंकर चीख के साथ उसने अपनी छाती से एक काला पत्थर निकाला और उसे बीच में जमीन पर फेंक दिया। काबूम! अचानक लोगों ने अपने पैरों के चारों ओर की जमीन को हिलते हुए महसूस किया। फिर खाली जगह में हल्के काले कोहरे की फुहारें फैल गईं। उन्होंने वांग और वांग के काफिले को घेर लिया। जाहिर है यह एक पूर्व नियोजित गठन था और शिकुन के पास पहले से ही उन सभी को यहां मारने का विचार था। एक तेज आंधी चल रही थी और एक बहुत ही उदास चीख सुनाई दे रही थी। उस समय वहां मौजूद वु दाओ ग्रैंड मास्टर्स के चेहरे बदल गए, क्योंकि वे गठन के चारों ओर तेजी से तैरते हुए 7 भूतों को देख सकते थे। वे जानते थे कि यह एक बेहद क्रूर और निर्दयी हत्या करने वाला गठन था। क्या वह वांग परिवार को नष्ट करने जा रहा है? कई लोगों की आवाज डर से बंद हो गई। तभी एक उदासीनता भरी हंसी सुनाई दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इतनी बदनाम संरचना दिखाने की? गठन में वांग के सभी चेहरे पीले पड़ गए, यहाँ तक कि अनन्या भी थोड़ी डरी हुई थी, क्योंकि उसने 7 भूतों को देखा था। अगले ही पल रणविजय के शब्दों ने उनका ध्यान आकर्षित किया। रणविजय की आंखें चमक उठीं। जैसे ही उसने अपना हाथ ऊपर उठाया, बॉक्स से लगभग 100 जैड के टुकड़े निकले, जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे और चमक रहे थे। बूम! रणविजय ने अचानक अपनी मुट्ठी भींच ली। सारा जैड फट गया और एक गहन संरचना में बदल गया। रणविजय के शरीर से आध्यात्मिक शक्ति के साथ यह एक तरफ कब्र के समान आकार में एक उभार को मारने के लिए उड़ गया। उसने वहां क्यों गोली चलाई? वांग जानपेंग और अन्य लोग भ्रमित थे। बूम! एक तेज आवाज के साथ उभार अलग हो गया और उसमें बहुत सारी ऊर्जा भर गई। फिर सभी को लगा कि लहरों की परतें पूरे गठन को ढक रही हैं। अगले ही पल गठन क्षैतिज रूप से आगे बढ़ा और तुरंत रहस्यमय कोहरे संप्रदाय के लोगों के साथ 7 परिवार को भी घेर लिया। 7 भूतों में से 5 शिकुन पर हमला करने वाले थे।
बाकी दो के लिए बहुत सारी ऊर्जा के साथ उनमें से एक रहस्यमय कोहरे संप्रदाय के शिष्यों पर निशाना साध रहा था, जबकि दूसरा शिव परिवार के शिष्यों को निशाना बना रहा था। यह असंभव है। शिकुन की उंगलियां चलती रहीं, गठन को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने पाया कि गठन उनसे पूरी तरह से अलग हो गया था। अपने पास आ रहे 5 भूतों को देखकर और गठन की शक्ति को याद करके वह मौत की तरह पीला पड़ गया। ये कैसे संभव है? उस समय माउंट सियान फॉग के शीर्ष से एक जोरदार और कठोर चिल्लाहट सुनाई दी। रुको! एक आकृति तेजी से पहाड़ की चोटी से चली गई, लेकिन आखिरकार वह बहुत देर हो चुकी थी। 5 भूतों ने शिकुन के शरीर पर एक अदम्य बल के साथ आक्रमण किया और उसका चेहरा अचानक बारी बारी से हरा और काला हो गया। इस बीच उसकी आंखें लाल हो गईं और उसे लगा कि उसकी आत्मा को निगल लिया जा रहा है। उसे एहसास हुआ कि वह मरने वाला था। उसने अपनी आंखें रणविजय पर टिका दीं और अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, मानो कुछ कहना चाहता हो, लेकिन वह अपना मुंह खोलने में विफल रहा। बाकी 2 भूतों के लिए जब वे वध करने वाले थे तो आकृति उनके पास आए और एक हथेली के आकार का लकड़ी का बक्सा निकाला। भूरे रंग की रोशनी चमकने के साथ दोनों भूत उसमें समा गए। हालांकि भूतों की ऊर्जा ने रहस्यमय कोहरे संप्रदाय के शिष्यों और शिव परिवार को कई मीटर पीछे की ओर जमीन पर गिरा दिया। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। संरचना की ऊर्जा धीरे धीरे समाप्त हो गई। भूरे बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने बहुत ही भयानक रूप धारण कर लिया। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और रणविजय को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, तुम इतने निर्दयी क्यों हो? क्या तुम जानते हो कि अगर मैं यहाँ 1 सेकंड भी देर से आता तो ये लोग तुम्हारे द्वारा मारे जाते? स्विश स्विश स्विश। वहां मौजूद सभी लोग हैरान भाव से रणविजय की ओर देखने लगे। ये शक्तिशाली गुरु कहाँ से आते हैं? सबकी निगाहों के सामने रणविजय शांत रहा। उसने शांत भाव से बूढ़े की ओर देखा और बोला, मैं चाहूं तो उन्हें मार दूंगा। तुम मुझे कैसे रोक सकते हो? अध्याय 408। जैसे ही उसने ये कहा, दर्शकों में कोलाहल मच गया और दूर से देख रहे सभी लोग दंग रह गए। शिकुन मर गया। शिकुन कैसे मरा? ऐसा लग रहा था कि उसके अपने ही गठन ने उस पर पलटवार किया है। वह व्यक्ति कौन है? उसके पास ऐसी अलौकिक शक्ति कैसे हो सकती है? हे भगवान, ये वाकई एक चौंकाने वाली लड़ाई है। लेकिन रहस्यमय कोहरे संप्रदाय का नेता जियांग कितियान यहाँ है। वह क्या करेगा? उसे देखो। जाहिर है कि वह जियांग कितियान से नहीं डरता। कहाँ से यह शक्तिशाली आदमी धरती पर आया है? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अधिकांश लोगों को पता नहीं था कि क्या हुआ और केवल कुछ लोगों ने यह देखने के बाद एक शब्द कहा, बैकफायर। गठन ने बैकफायर किया और शिकुन की मृत्यु हो गई, जिससे उन्हें अविश्वसनीय महसूस हुआ। हालांकि वू दाओ ग्रैंड मास्टर्स में से बहुत कम लोगों के चेहरे पर यह देखकर उदासी छा गई। ये सच है कि गठन ने उल्टा असर डाला, लेकिन यह उस युवा ग्रैंड मास्टर की वजह से हुआ। आखिर वह कौन है? उनके दिमाग में सवाल आया। साथ ही वे उस युवक से भी हैरान थे। उसकी चालें बेहद निर्णायक थीं। अगर जियांग कितियान समय पर नहीं पहुंचता तो शिव परिवार और रहस्यमय कोहरे संप्रदाय के कई शिष्य मर जाते। लेकिन वे उसके व्यवहार को भी समझते थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि शिकुन ने जिस गठन का इस्तेमाल किया था वह पहले से ही स्थापित था और उसका उद्देश्य स्वयं स्पष्ट था। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन अंत में मारा गया, जिससे केवल ये पता चला कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी जितना शक्तिशाली नहीं था। बस ये वू दाओ ग्रैंड मास्टर जो शिकुन से अधिक शक्तिशाली है, अभी भी इतना युवा है। आखिर वह कौन है? अगर वे पहले सम्राट किंग को देखने के लिए भाग्यशाली नहीं होते तो उन्हें संदेह होता कि यह आदमी वही है। रणविजय के शब्दों को सुनने के बाद वान परिवार में हर कोई भावुक हो गया और उनकी आंखें उत्साह से भर गईं। हमारे वान परिवार ने इतने सालों से इतना कड़ा रुख नहीं अपनाया है। हालांकि वह हमारा सीधा रिश्तेदार नहीं है, फिर भी वह एक दूर का रिश्तेदार अभी भी हमारे परिवार का है। हालांकि जियांग कितियान का चेहरा काला पड़ गया। उसने कई लोगों को शिकुन के व्यवहार की आलोचना करते हुए सुना और उसने कई लोगों को बात करते समय उसकी दिशा में इशारा करते हुए भी देखा। इसलिए जियांग कितियान ने अपनी बाहें उठाईं और गुस्से में कुछ कहा, जो पूरे माउंट सियान फॉग में फैल गया। शिकुन ने पहले से ही गठन की स्थापना की और उसे इसलिए मार दिया गया क्योंकि वह सक्षम नहीं था। मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है, लेकिन तुम, जियांग कितियान ने अचानक रणविजय की ओर देखा और कहा, तुम निर्दयी हो। तुमने रहस्यमय कोहरे संप्रदाय और शिव परिवार के शिष्यों को मारने की कोशिश की। मैं इस पर आंख नहीं मूंद सकता। ओह! रणविजय ने अपनी बाहें उठाईं और कहा, तुम क्या करना चाहते हो? उसे हल्का सा लगा कि जियांग कितियान बहुत शक्तिशाली है और ग्रैंड मास्टर के शिखर से बहुत दूर नहीं लग रहा था। हे किंगटियन उसके सामने एक मोमबत्ती भी नहीं रख सकता था। हालांकि क्या कुछ शक्तिशाली लोगों से निपटना ज्यादा मजेदार नहीं है? सबकी नज़रों में जियांग कितियान ने अचानक कुछ कदम आगे बढ़ाए और 20 मीटर से ज्यादा आगे बढ़ गया। वह पत्थर के मंच पर खड़ा था और रणविजय की ओर देखते हुए कह रहा था, फॉर्मेशन प्रतियोगिता में अभी भी एक व्यक्ति की जरूरत है। मैं, रहस्यमय कोहरे संप्रदाय से जियांग कितियान, आपसे मुकाबला करूंगा। ये सुनकर कई लोग चौंक गए। वह प्रतिस्पर्धा जारी रखेगा। जियांग कितियान के अपने सिद्धांत हैं। वह वान परिवार को एक और मौका दे रहा है। नेता जियांग व्यक्तिगत रूप से लड़ेंगे। यह आज वास्तव में एक आंख खोलने वाला अनुभव होगा।
मैंने कुछ वर्षों में जियांग कितियान को व्यक्तिगत रूप से लड़ते नहीं देखा है। ये यात्रा इसके लायक है। मुझे उम्मीद है कि वांग परिवार इतनी जल्दी हार नहीं जाएगा, अन्यथा लड़ाई बिल्कुल भी रोमांचक नहीं होगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। फॉर्मेशन। रणविजय के मुंह पर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई दी। उसने अनन्या की ओर देखा और कहा, थोड़ी देर रुको, मैं उससे छुटकारा पा लूंगा, उसके बाद हम वापस जा सकते हैं। मम्मा, अनन्या ने अपने होंठ चाटे और कहा, तो फिर तुम्हें सावधान रहना होगा। चिंता मत करो, ये केक का एक टुकड़ा है। रणविजय ने हंसते हुए अपना दाहिना हाथ अनन्या के माथे पर बालों को ठीक करने के लिए बढ़ाया, जो हवा से थोड़े उलझ गए थे। वहां मौजूद कई लोग उलझन में थे। बहुत से मार्शल आर्टिस्ट जो कि स्ट्रेंथ मास्टर के स्तर से ऊपर थे, सभी ने उसके शब्द सुने। उनके दिमाग में कई शब्द थे। थोड़ी देर, इससे छुटकारा पाओ, ये केक का एक टुकड़ा है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। क्या मैंने गलत सुना? कई लोगों की आंखों में आश्चर्य की झलक थी। मिस्टिकल फॉग सेक्ट एक प्रसिद्ध मार्शल आर्ट सेक्ट है। उनके नेता जियांग कितियान एक ग्रैंड मास्टर भी हैं, जो गठन में माहिर हैं और जिहांग में प्रभावशाली हैं। हालांकि उनकी नज़र में इतना मजबूत व्यक्ति ऐसा दिखता है जिसे आसानी से हराया जा सकता है। यहाँ तक कि वांग झानपिंग, वांग मिंग और अन्य सभी रणविजय को असमंजस से देख रहे थे। क्या वह भी एक मार्शल आर्टिस्ट है जो गठन में माहिर है? जियांग कितियान के चेहरे से पता चलता था कि वह गुस्से में था। वह अपने पेशेवर क्षेत्र में दूसरों द्वारा नीची नज़र से देखे जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए उसने रणविजय को उदासीनता से देखा। जब वह अपना शरीर हिलाकर पत्थर के मंच पर पहुंचा तो उसने ठंडे स्वर में कहा, चलो शुरू करते हैं। ऐसा कहने के बाद उसने अपनी बाहें उठाईं और उसके बगल के डिब्बे से ढेर सारा जेड ऊपर तैरने लगा। ऐसा लग रहा था कि लगभग 500 टुकड़े थे। उसी समय झंडे भी फैले हुए थे। हवा नहीं थी, लेकिन झंडे अभी भी हिल रहे थे। फिर जियांग कितियान ने अपनी हथेलियां हिलाईं और सारा जेड जमीन पर गिर गया। संरचना बहुत तेजी से बनाई गई थी। यह आगे बढ़ी और झंडे कई जगहों पर डाले गए, जिससे कई रहस्यमय पैटर्न बन गए। ये देखने के बाद वांग झानपिंग के चेहरे का भाव बदल गया। क्या शक्तिशाली संरचना है! उनके आसपास मौजूद हजारों दर्शकों को लगा कि उनकी आंखें धुंधली हो गई हैं। संरचना को देखते हुए उन्हें लगा कि यह हिल सकती है और विभिन्न पैटर्न में बदल सकती है, जबकि शक्तिशाली और कभी कभी हिंसक ऊर्जा तूफान की तरह फैल रही थी। उनमें से कई वू दाओ ग्रैंड मास्टर्स आश्चर्यचकित थे। ग्रैंड मास्टर जियांग अपनी प्रतिष्ठा के हकदार हैं। यह आक्रमण और बचाव दोनों है। ये शानदार है। मुझे आश्चर्य है कि उसका प्रतिद्वंद्वी खुद का बचाव कैसे करेगा। वह आगे क्यों नहीं बढ़ता? अगर वह अब वापस नहीं लड़ता तो उसके पास कोई मौका नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जियांग कितियन के गठन से कई लोग आकर्षित हुए, लेकिन कुछ लोगों ने देखा कि विपरीत पत्थर के मंच पर आदमी अभी भी चुपचाप खड़ा था, हिल नहीं रहा था। क्या उसने हार मान ली है? यहाँ तक कि जियांग कितियन ने भी उसे अजीब तरह से देखा। हा, उसने हंसते हुए अपना सिर हिलाया और दृढ़ता से कहा, भागने के बारे में मत सोचो, क्योंकि अगर तुम भाग गए तो गठन की शक्ति तुम्हारे पीछे लोगों पर चली जाएगी। इसे 4 प्रतीकों का गठन कहा जाता है। मैंने एक प्राचीन पुस्तक से पैटर्न सीखा और इसे समझने में 30 साल बिताए। ये 4 आत्माओं को एकीकृत करता है: एजियो ड्रैगन, रोज फिंच, व्हाइट टाइगर और कछुआ। मैंने एक बार इसका इस्तेमाल 3 मार्शल कलाकारों को मारने के लिए किया था जो मध्य चरण के ग्रैंड मास्टर थे। ये वास्तव में एक एकीकृत गठन है जिसे मैंने अब तक सीखा है। आपको पहली बार इसकी शक्ति को देखने के लिए सम्मानित महसूस करना चाहिए। जियांग कितियान के शब्दों ने उपस्थित सभी लोगों को चौंका दिया। ग्रैंड मास्टर स्ट्रॉन्ग में से एक ने लगभग अपनी आवाज़ खो दी। ये 4 प्रतीकों का गठन है और यह पूरी तरह से एकीकृत है। यह गठन स्थापित किया गया है। यदि नेता जियांग वास्तव में उन्हें मारना चाहता है तो वांग परिवार के सभी लोग अत्यधिक खतरे में होंगे। उसके शब्दों को सुनने के बाद उसके आसपास के सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। एक गठन में इतनी बड़ी शक्ति हो सकती है? ओह नहीं! वांग झानपिंग और अन्य लोगों के चेहरे एक पल में पीले पड़ गए और उनके शरीर कांपने लगे। उन्होंने इस संरचना की शक्ति के बारे में पहले भी सुना था। साथ ही उन्हें यह भी महसूस हुआ कि वे किसी ऊर्जा से जमे हुए हैं। जब वांग झानपिंग बेहद चिंतित थे, तब पत्थर के मंच पर खड़े रणविजय ने अपना मुंह खोला। क्या इसे 4 प्रतीकों वाली संरचना कहा जाना चाहिए? जियांग कितियान ने भौहें सिकोड़ी और कहा, युवक, इतना घमंडी मत बनो। अगर तुम मुझे परेशान करोगे तो मैं तुम्हें जीने का कोई मौका नहीं दूंगा। तुम मेरी संरचना को नीची नज़र से देखते हो, है ना? फिर मैं तुम्हें हिमशैल की नोक दिखाता हूँ। एजियो ड्रैगन की आत्मा बाहर। बस अचानक जेड एक एक करके उसके गठन के बाईं ओर फट गया, एक गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ, और एक भयंकर तूफान उठ खड़ा हुआ। अदृश्य ऊर्जा एक साथ इकट्ठा हुई। क्योंकि धूल तूफान से उड़ गई थी, लोग बाईं ओर एक 10 मीटर के ड्रैगन को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। वह गड़गड़ाहट वाली आवाज़ स्पष्ट रूप से ड्रैगन की दहाड़ थी। कोई आश्चर्य नहीं कि ग्रैंड मास्टर जियांग जिहांग में प्रसिद्ध हैं। ये संरचना शक्तिशाली है। ये बहुत डरावनी है। कई लोगों ने इसे पूरे ध्यान से देखा, यहाँ तक कि अपनी आंखें झपकाए बिना, और उनके मन में ऐसा विचार आया। वांग परिवार के लोग धीरे धीरे निराश हो गए, खासकर वांग मिंग।
मैदान पर दृश्य को देखते हुए उन्हें एहसास हुआ कि वे जो संरचनाएं जानते थे वे केवल सती थीं। अनन्या की आंखों में थोड़ी चिंता भी झलक रही थी। ऐसा लग रहा था कि रणविजय ने इसे महसूस किया और फिर उसकी ओर देखने के लिए मुड़े। उनके चेहरे पर एक आत्मविश्वास और सौम्य मुस्कान दिखाई दी। अनन्या ने तुरंत राहत महसूस की और मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। वह जानती थी कि रणविजय की नज़र का क्या मतलब था। डरो मत, तुम्हारा पति उससे निपट लेगा। उसने इस बात पर दृढ़ता से विश्वास किया। जब दूसरे लोग आश्चर्यचकित थे तभी रणविजय ने अचानक अपने हाथ हिलाए। उसने अपने हाथों को एक तरफ फैलाया और उन्हें ऊपर उठाया। एक पल में सारा जेड पत्थर के मंच पर रखे बॉक्स से उड़ गया और फिर प्रकाश की धाराओं की तरह सामने जमीन पर गिर गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। ठीक उसी समय जब जियान कितियान हमला करने वाला था, वान परिवार के सामने 2 बक्सों में रखा सारा जेड बारिश की बूंदों की तरह हवा में ऊपर उड़ गया। वे सीधे रणविजय के सामने हवा में लटक गए। 4 प्रतीकों के निर्माण का इस तरह से उपयोग नहीं किया जा सकता। रणविजय ने शांति से ये शब्द कहे। अगले ही पल उसके सामने का सारा जेड फट गया और कुछ हल्की दिखाई देने वाली रेखाओं से जुड़ गया। अचानक उस क्षेत्र में कुछ रहस्यमयी ऊर्जा पैदा हुई। यह क्या है? जियान कितियान की आंखें चौड़ी हो गईं और वह चौंक गया। अगले ही पल ऊर्जा संग्रह क्षेत्र में एक बवंडर बन गया। ओह! जमीन पर मौजूद सभी जेड के फटने से पहले एक जानवर जैसी दहाड़ सुनाई दी और फिर सभी रेखाओं ने एक संरचना बनाई जो बवंडर में घुस गई। स्विश! सभी मार्शल आर्टिस्ट जो क्यूई स्ट्रेंथ मास्टर के स्तर से ऊपर थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से एक विशाल ड्रैगन को बवंडर से अचानक बाहर निकलते देखा। वह दहाड़ स्पष्ट रूप से उसकी चीख थी। उस ध्वनि में दसियों मीटर दूर धुंधली ड्रैगन छाया के लिए उसका तिरस्कार था। ये कैसे संभव है? जियान कितियन की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वह 4 प्रतीकों के निर्माण में भी कैसे महारत हासिल कर सकता है? उसके निर्माण से इतनी स्पष्ट ड्रैगन छाया कैसे निकल सकती है? उसका 4 प्रतीकों का निर्माण इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? जब वह सोच रहा था तो विपरीत दिशा से ड्रैगन छाया ने एक सांस से भी कम समय में उसके अपने ड्रैगन को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि वह केवल 1 सेकंड के लिए रुका था और फिर उसकी दिशा में आगे बढ़ना जारी रखा। अरे नहीं, कछुआ आत्मा! जियान कितियन को बहुत झटका लगा और उसने लगातार बचाव के लिए संरचना का उपयोग करने की कोशिश की। हालांकि उसका बचाव बेकार था, लेकिन सौभाग्य से ड्रैगन छाया ने अपनी 70% ऊर्जा खो दी थी। शेष 30% के लिए जियान कितियन ने एक हथेली के आकार का लकड़ी का बक्सा निकाला और उसे पूरी तरह से अवशोषित कर लिया। दरार! बक्से के केंद्र से बहुत सारी दरारें दिखाई दी और फिर वह टूट गया। टूटे हुए लकड़ी के बक्से को देखकर जियान कितियन का चेहरा बेहद कठोर हो गया। काम करने वाला खजाना बक्सा भी टूट गया है। यह क्या बकवास है? जियान कितियन ने उलझन में रणविजय को देखा। उसने देखा कि रणविजय अभी भी थोड़ा पछता रहा था। उसने अपना सिर थोड़ा हिलाते हुए कहा, जेड की गुणवत्ता बहुत खराब है। अगर मैं इसकी मात्रा दोगुनी कर देता तो तुम दोनों में से कोई भी आज यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाता। उसके विचार में जेड संरचना बनाने के लिए अच्छी सामग्री नहीं थी। सबसे अच्छी सामग्री संरचना पत्थर थे और क्रिस्टल पत्थर दूसरे स्थान पर थे। अगर उनमें से किसी का भी इस्तेमाल किया जाता तो संरचना तुरंत मौजूद सभी लोगों को निगल सकती थी। जैसे ही उसने ये कहा, पूरा दर्शक चुप हो गया। जंगल में यह इतना शांत था कि पिन गिरने की आवाज़ भी सुनी जा सकती थी। कई लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कई लोगों को तो ये भी लगा कि वे गलत थे। प्रसिद्ध संरचना ग्रैंड मास्टर जियान कितियान दूसरों से हार गई। इससे पहले कि वांग जानपेंग और अन्य अपनी आंखों से अपनी खुशी व्यक्त करते, जियान कितियान का शरीर डगमगा गया। उसका चेहरा अभिभूत होने से पीला पड़ गया था। कुछ गहरी सांस लेने के बाद उसने रणविजय की ओर देखा और कड़वाहट से कहा, ये कौन सी संरचना है? हालांकि रणविजय ने बस उसकी ओर देखा और फिर उसे अनदेखा कर दिया। वह सीधे अनन्या की ओर मुड़ा। जियान कितियान ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली, अपने पिछले गठन को याद करते हुए। हालांकि वह कुछ भी नहीं सोच सका, जैसे कि वह भूल गया था कि एक पल पहले क्या हुआ था। यह एक बहुत ही रहस्यमय एहसास था। पफ! जियान कितियान को अचानक बहुत निराशा हुई। उसने कहा, जहां तक इस गठन प्रतियोगिता का सवाल है, रहस्यमय कोहरा संप्रदाय हार गया है। माउंट सियान कोहरे का उपयोग करने का अधिकार वान परिवार का है। कोई भी इसे लालच नहीं कर सकता। उसके बाद उसने अपनी आंखें खोली और वांग जानपेंग को देखा, जो बहुत खुश था। फिर उसने अनिच्छा से कहा, पहाड़ों और नदियों का झंडा एक रहस्यमय खजाना है जो वान परिवार की विरासत नहीं है। मैं वादा करता हूं कि मैं आधे साल में तुम पर हमला नहीं करूंगा, लेकिन भविष्य में मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे पास पहाड़ों और नदियों के झंडे की रक्षा करने की क्षमता है। ये कहने के बाद वह मुड़ा और जाने वाला था। वैसे भी हारने वालों के शब्द हमेशा बहाने होते हैं। भले ही वह अनिच्छुक हो, फिर भी वह असफलता को स्वीकार करेगा। लेकिन जब उसने अपना शरीर हिलाया, अगर तुमने फिर से वान परिवार को धमकाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे रहस्यमय कोहरे संप्रदाय को कुचल दूंगा। काबूम! वे शब्द साफ आसमान से गरजने जैसे थे, जिससे जियान कितियान अचानक हिलना बंद कर दिया। उसके चेहरे की मांसपेशियां कांप उठीं। क्या तुम मुझे कुछ कहने की अनुमति नहीं दे सकते? वह 3 सेकंड के लिए रुका और अंततः तेज गति से चला गया।
लोगों ने देखा कि प्रसिद्ध जियांग कितियान शर्मिंदा महसूस कर रहा था क्योंकि वह तेजी से भाग रहा था। चलो चलते हैं, जल्दी करो, देखना बंद करो, चलो चलते हैं। रहस्यमय कोहरे संप्रदाय के शिष्य जल्दी से चले गए। वे जानते थे कि चूंकि उनका नेता चला गया था, अगर वह शक्तिशाली व्यक्ति फिर से हमला करता है तो वे सभी मारे जाएंगे। इसलिए रहस्यमय कोहरे संप्रदाय के शिष्य जल्दी से चले गए, जिनमें शिव परिवार के कई शिष्य थे। चूंकि वे उसे हरा नहीं सकते थे, इसलिए उनके पास भागने का एकमात्र विकल्प था। वाह हान, तुम कमाल हो, हम जीत गए। वान परिवार के सभी लोग खुशी से झूम उठे। रणविजय ने सीधे अनन्या का हाथ पकड़कर मोटर होम में ले गया। उसने उन्हें डराने के लिए आखिरी वाक्य कहा, क्योंकि वह हमेशा शिहांग में नहीं रह सकता था। दूर का पानी प्यास नहीं बुझा सकता था, इसलिए उसे उन्हें डराना पड़ा। अगर वे फिर से हमला भी करते तो वे बहुत दूर नहीं जाते। रास्ते में अनन्या अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाती और कभी कभी रणविजय को देखती। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे, क्योंकि पीछे का दृश्य बहुत ही चौंकाने वाला था। मोटर होम का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने के बाद उन्होंने मिंगमैन की उत्सुक आवाज़ सुनी। ओह पापा, माँ, तुम इतनी देर से क्यों वापस आए? मिंगमैन चिंतित थी। क्या तुम चुपके से मौज मस्ती करने बाहर गई थी? मिंगमैन ने अपना छोटा सा मुंह फुलाकर कहा। मिंगमैन हमेशा उन्हें बहुत जल्दी सहज महसूस करा देती थी। अनन्या को जो सदमा लगा था वह धीरे धीरे खत्म हो गया और रणविजय के चेहरे पर भी एक कोमल मुस्कान आ गई। वह चलकर उसके पास गया और मिंगमैन को अपनी बाहों में लेकर छोटी लड़की के प्यारे चेहरे को चूमने से पहले बैठ गया। रणविजय हमेशा बुराई को जड़ से उखाड़ना पसंद करता था, लेकिन उसने सोचा कि उग्र लड़ाई से बहुत शोर मचेगा और मिंगमैन परेशान हो जाएगा। अन्यथा वह उन पर कोई दया नहीं दिखाता। रणविजय ने अपनी दाहिनी हथेली फैलाई और मुस्कुराते हुए कहा, देखो यह क्या है? मैं तुम्हारे लिए एक छोटा सा उपहार लाया हूँ। उसकी हथेली पर जैद से बना एक छोटा लकड़ी का घोड़ा था, जो कार्टून चरित्र जैसा दिख रहा था और बहुत प्यारा था। तुम बहुत विचारशील हो। अनन्या मुस्कुराई और रणविजय की ओर देखा। जब तुम दूसरों से लड़ रहे थे तब तुमने इतना छोटा सा उपहार भी दिया। यह अविश्वसनीय है। हाँ, मिंगमैन की आंखें चमक उठीं। उसने अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया और लकड़ी का घोड़ा लिया। बहुत खुश दिख रही थी। यह एक उपहार है, ये बहुत सुंदर है। मिंगमैन को ये पसंद है। पापा सबसे अच्छे हैं। मवाह 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 मवाह। मिंगमैन के प्यारे व्यवहार को देखकर काजल और बाकी लोग हंस पड़े। उनमें से किसी ने भी नहीं पूछा कि बाहर क्या हुआ था, क्योंकि रणविजय की वापसी जीत का प्रतीक थी। चलो वापस चलते हैं। रणविजय के ऐसा कहने के बाद वांग परिवार की कुछ गाड़ियां घर वापस चली गईं। रणविजय के अलावा झाओ फैंग और अन्य लोग भी थे। सड़क के दोनों ओर खड़े लोग हैरानी से काफिले को देख रहे थे। जियांग कितियान हार गया और वह फॉर्मेशन में हार गया। हे भगवान, यह अविश्वसनीय है, लेकिन मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। अगर यह खबर फैल गई तो मुझे डर है कि बहुत से लोग हैरान हो जाएंगे। ये भयानक है, ये भयानक है। इस आदमी की पृष्ठभूमि असाधारण होनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। भीड़ ने विस्मय व्यक्त किया, क्योंकि उन्होंने पहले जो लड़ाई देखी थी उसने उन्हें वास्तव में चौंका दिया था। कमजोर ताकत वाले कई मार्शल कलाकार आश्चर्यचकित थे, लेकिन कई वू दाओ ग्रैंड मास्टर्स और भी अधिक आश्चर्यचकित थे। जब काफिला गुजर रहा था तो उन्हें लगा कि उनकी पीठ पर ठंड लग रही है। कौन सा मार्शल आर्टिस्ट इतनी आसानी से जियांग कितियान को हरा सकता है? जाहिर है वह एक भयानक पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति है। उसकी क्षमता ने उन्हें महसूस कराया कि वह एक भयानक और पवित्र संप्रदाय से है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वह क्या है। रणविजय अकेले ही पूरे संप्रदाय को हरा सकता था। उस समय उसने 10 शानदार संप्रदायों को इस तरह हराया था जैसे वह दुनिया का राजा हो। स्वाभाविक रूप से उन लोगों को यह नहीं पता होगा, यहाँ तक कि रणविजय खुद भी अपने अतीत को बहुत बार याद नहीं करता था, बस बीती बातों को भूल जाता था। वह इस समय अपने नए जीवन को पसंद करता था और इसे ज्यादा संजोता था क्योंकि उसके पास एक घर था। बाद में कई लोगों ने वांग परिवार को देखा और उन्हें माउंट सियान फॉग पर जाते देखा। वे भावुक होकर आहें भरते थे। वांग परिवार को इतना शक्तिशाली व्यक्ति कहाँ से मिला? उसने जियांग कितियान को इतनी आसानी से हरा दिया। ये भयानक है। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि वांग परिवार पहाड़ पर जाने के रास्ते में कुछ चर्चा कर रहा था। जियांग कितियान आधे साल के भीतर हम पर हमला नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा? इस बारे में सोचने के बाद उन्होंने उसे हमला करने का मौका न देने का फैसला किया और वे चले गए। इसलिए दोपहर में वांग परिवार के घर में एक दिलचस्प दृश्य हुआ। रणविजय और अन्य लोग आराम करने और मिंगमैन के साथ खेलने के लिए रोंग जियाक्सिन के घर वापस चले गए। दोपहर में रोंग जियाक्सिन और वांग मिंग कुछ अच्छी खबर लेकर लौटे। पूजा स्थल पर पहाड़ों और नदियों के झंडे के अलावा वांग परिवार के 10 पूर्वजों के गठन के नक्शे भी थे। यह एक बहुत ही मूल्यवान विरासत थी। वांग परिवार के सभी सदस्य खुश थे। हान, हम आज तुम्हारे साथ हांगकांग जा रहे हैं। रोंग जियाक्सिन ने मुस्कुराते हुए कहा, हम कुछ समय के लिए वहां रहेंगे। अगर यह संभव हुआ तो हमारे पुराने स्वामी कुछ लोगों को बाद में वहां बसाने के लिए लाएंगे। वांग परिवार में ज्यादा लोग नहीं हैं, इसलिए वहां जाना आसान है।
लेकिन हम पुराने स्वामी से इस बारे में सावधानी से चर्चा करेंगे, क्योंकि वे दशकों से यहाँ रह रहे हैं और वे हिचकिचा रहे हैं। इसलिए हमारा परिवार इस बार पहले वहाँ जाएगा। हान, मुझे आश्चर्य है कि क्या यह आपके लिए सुविधाजनक है। वे हांगकांग जा रहे हैं, निश्चित रूप से उन्हें परेशान करेगा, इसलिए उसने पहले ही पूछ लिया। अगर यह सुविधाजनक नहीं था तो वे थोड़ी देर बाद वहाँ जाएंगे। इसके अलावा रोंग जियाक्सिन को मेंगमेंग वास्तव में पसंद थी और वह उसके साथ कुछ और दिन बिताना चाहती थी। रणविजय के मुंह खोलने से पहले अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक ये सुविधाजनक है। हम किसी भी समय आपका स्वागत करते हैं। हाँ, स्वागत है, मेंगमेंग ने अपना मुंह फुलाते हुए कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आ रहा है, जब तक पापा और मम्मा मेरे साथ हैं। अध्याय 409। यह अच्छा है कि इस बार तुम रणविजय द्वारा बनाए गए व्यंजनों का स्वाद चख सको, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। अनन्या भी बहुत खुश थी कि रोंग जियाक्सिन उनके साथ जाएगा, क्योंकि वह ईमानदारी से उसके साथ अधिक संपर्क रखना चाहती थी। रोंग जियाक्सिन और वांग मिंग अच्छे स्वभाव के थे। इसके अलावा उसे भविष्य में अपने ससुर और सास से मिलना होगा। अनन्या इस बात को लेकर थोड़ी घबराई हुई थी। तभी वांग मिंग दरवाजे से अंदर आया और रणविजय को बेवजह देखने लगा। वह रणविजय की ताकत से हैरान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि 30 साल से कम उम्र का आदमी इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। क्या उसने अपनी माँ के गर्भ में ही अभ्यास करना शुरू कर दिया था? मम्मा, शायद वह सिर्फ एक प्रतिभा है। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और उन विचारों को अपने दिमाग से निकाल दिया। फिर उसने रोंग जियाक्सिन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हम हान के साथ चलेंगे? मम्मा, चलो साथ चलते हैं। हवाई जहाज के टिकट का इंतजाम करना याद रखना। रोंग जियाक्सिन ने सिर हिलाया। हान, यान, हमें इस बार तुम्हें परेशान करना पड़ेगा, वांग मिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई परेशानी नहीं, मेंगमेंग ने बीच में टोकते हुए गंभीरता से कहा। माँ ने अभी कहा स्वागत है। हा, हर कोई हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। मैंने अभी 3 पुराने मालिकों से बात की है। वे पुरानी पीढ़ी की शिकायतों के जाल में नहीं रहना चाहते और साथ ही हांगकांग जाने का विचार भी रखते हैं। उन्होंने हमें पहले वहां जाने के लिए कहा ताकि हम देख सकें कि हमारे लिए कोई उपयुक्त जगह है या नहीं। आखिरकार हांगकांग में 1 इंच जमीन की कीमत 1 इंच सोने के बराबर होती है। वांग परिवार इतना अमीर नहीं है। पूजा स्थल के साथ जो हुआ, उसके बाद वहां एक बलिदान हॉल की भी आवश्यकता होगी। इसलिए हमें कदम दर कदम आगे बढ़ना होगा। हान, वांग मिंग ने अपने होठों को सिकोड़ लिया और आगे नहीं बोला। हालांकि वे वहां जाना चाहते थे, लेकिन उनके मन में रणविजय पर भरोसा करने का भी विचार था, स्वाभाविक रूप से इस कारण से कि उन्हें उम्मीद थी कि उनका परिवार फल फूल सकता है। पहले युद्ध के बारे में बात करने के बाद वांग जानपेंग ने अपना मूल्यांकन दिया। हान की क्षमता असाधारण है। वह पवित्र प्राचीन संप्रदायों के पूर्वजों के स्तर तक पहुंच गया होगा। ये सुनकर वांग परिवार के सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। पवित्र प्राचीन संप्रदायों के पूर्वज ने पहाड़ों को नष्ट करके विभिन्न संप्रदायों की स्थापना की, जिनकी शक्ति दुनिया भर में प्रसिद्ध थी। इसके अलावा कई वर्षों की शिकायतों और विवादों ने उन्हें थोड़ा थका दिया था। इसलिए जब कोई इस विचार को सामने लाता था तो परिवार के कई सदस्य इस विचार से लुभाए जाते थे। परिवार की समृद्धि की चिंता सहित कई पहलुओं पर विचार करते हुए वांग परिवार के पुराने आकाओं ने वांग मिंग और उनके परिवार को पहले वहां जाने का आदेश दिया ताकि ये देखा जा सके कि उनके लिए कोई उपयुक्त भूमि और उद्यम है या नहीं। उन्हें नहीं पता था कि भाग्य ने उनके लिए एक मजबूत समर्थन लाया है। हालांकि वांग मिंग ने अपनी बात पूरी नहीं की, लेकिन रणविजय समझ गए कि उनका क्या मतलब था। उन्होंने हंसते हुए सिर हिलाया और कहा, बेशक आपका स्वागत है। अगर कोई समस्या है तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। हा, वांग मिंग को अचानक लगा कि उसके अच्छे दिन आने वाले हैं, इसलिए उसने रणविजय को ऐसे देखा जैसे वह कोई दुर्लभ खजाना हो और मुस्कुराया। काजल, जोफी और अनन्या को थोड़ा अजीब लगा। उसकी मुस्कान को देखते हुए वे एक शब्द सोचने से खुद को रोक नहीं पाए, समलैंगिक। अरे डैड, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? वांग्या को शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने जल्दी से उसे याद दिलाया। वांग मिंग को एहसास हुआ। वह शर्मिंदगी से मुस्कुराया और कहा, ठीक है जियाक्सिन, या अपना सामान पैक करने जाओ। दोपहर हो चुकी है। हम भोजन के बाद थोड़े समय के ब्रेक के बाद निकल रहे हैं और इस बार हम वहां लंबे समय तक रहेंगे। हम शायद जिहांग वापस नहीं लौटेंगे। ठीक है। रोंग जियाक्सिन और वांग या ने सिर हिलाया और फिर अपना सामान पैक करने के लिए कमरे में वापस चले गए। वांग मिंग हंसे। चूंकि रोंग जियाक्सिन वहां था, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से अपना सामान पैक करने की जरूरत नहीं थी। फिर वह रणविजय के पास आगे बढ़ा और पूछा, हान, अच्छा, क्या तुमने आज मैंने जो फॉर्मेशन बनाया है उसे देखा? हाँ, मैंने देखा। रणविजय ने सिर हिलाया। तुम्हें क्या लगता है? वांग मिंग ने उम्मीद से उसकी ओर देखा, मानो वह अपनी प्रशंसा का इंतजार कर रहा हो। हालांकि वास्तविकता उतनी अच्छी नहीं थी जितनी उसने सोची थी। ये काफी बुरा था, रणविजय ने स्पष्ट रूप से कहा। इसमें कम से कम 30 खामियां थीं, अन्य छोटी मोटी गलतियों की तो बात ही छोड़िए। इसके अलावा भले ही तुम्हारा फॉर्मेशन पूरा हो, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली नहीं होगा। वांग मिंग एकदम से स्तब्ध रह गया, क्योंकि यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। अनन्या को यह बहुत मजेदार लगा और उसने अपनी हंसी रोक ली।
फिर उसने रणविजय की ओर देखा और उसे याद दिलाने के लिए खांसी। उसका चेहरा खराब मत करो। ओह, रणविजय ने इस बारे में सोचा और कुछ अच्छा कहने का फैसला किया। इसलिए उसने कहा, बेशक ये पूरी तरह से बेकार नहीं है। आपका गठन कुछ आम लोगों को डरा सकता है। आप इसका इस्तेमाल जंगली मुर्गियों या जंगली बत्तखों को पकड़ने के लिए भी कर सकते हैं। जंगली मुर्गियों को पकड़ने के लिए? वांग मिंग की आंखें चौड़ी हो गईं। ओह माय! काजल हंस पड़ी और बोली, अंकल निराश मत होइए। हालांकि यह सही नहीं है, फिर भी यह हमारी नज़र में अद्भुत है। ठीक है। वांग मिंग ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। रणविजय के यहाँ आने से पहले वह वान परिवार की युवा पीढ़ी के बीच गठन के सबसे उत्कृष्ट मास्टर थे। वह थोड़ा आत्मसंतुष्ट भी था, लेकिन उस पर उसकी क्षमता पूरी तरह से नकार दी गई थी। हालांकि उसे इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे वैसे भी संरचनाओं में गहरी दिलचस्पी थी। एक कड़वी मुस्कान के बाद उसने रणविजय को देखा और धीमी आवाज में पूछा, अच्छा हान, क्या वह असली 4 सिंबल संरचना थी जब तुम जियांग के तियान से लड़ रहे थे? ये बस इसका एक हिस्सा था। आपने जो जेड लाया था वह पर्याप्त नहीं था और गुणवत्ता थोड़ी खराब थी, रणविजय ने सरलता से उत्तर दिया। बस एक हिस्सा? संरचना का पूरा संस्करण कितना शक्तिशाली होगा? वांग मिंग की आंखें चमक उठीं। तुम क्या सोचते हो? रणविजय ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उससे पूछा। अच्छा। वांग मिंग ने अपनी आंखें घुमाईं। उसे लगा कि यह बेहद शक्तिशाली होगा। जब वह पूछने ही वाला था, रणविजय ने बोलना जारी रखा। चाचा, तुम्हें अभी भी इसका सही ज्ञान नहीं है। जब हम हांगकांग में होंगे तो मैं तुम्हें कुछ सिखा दूंगा। अच्छा, ये बढ़िया है। हा। वांग मिंग कान से कान तक मुस्कुराया। वान परिवार का हांगकांग जाना भी वही था जो रणविजय चाहता था। जैसे जैसे मार्शल आर्ट की दुनिया के बारे में उसकी समझ गहरी होती गई, उसे पता चला कि वू दाओ ग्रैंड मास्टर्स ही रीढ़ की हड्डी हैं। वांग जानपेंग और उसके आदमियों के साथ ये सुरक्षित होगा। हालांकि वह खुद ही काफ़ी था, लेकिन रणविजय किसी भी दुर्घटना की अनुमति नहीं दे सकता था। फिर वांग मिंग उसके साथ वहां रुक गया। अनन्या, जोफी और काजल सामान पैक करने के लिए अपने कमरों में वापस चले गए। सामान पैक करने के बाद उन्होंने इसे हॉल के एक कोने में रख दिया। जब वे वहां पहुंचे तो रोंग जियाक्सिन और वांग या भी अपने सूटकेस के साथ अंदर गए। उन्होंने ज्यादा सामान नहीं लिया, हर किसी के पास सिर्फ एक बड़ा सूटकेस था। 1 बजे सभी लोग दोपहर का भोजन करने चले गए। जब वे भोजन कर रहे थे तो वान परिवार के कई युवा शिष्यों ने रणविजय को बड़े आदर से देखा। रणविजय उनके दिलों में उनके आदर्श बन गए थे। भोजन समाप्त करने और विश्राम करने के बाद वान परिवार के 3 पुराने गुरु उन्हें विदा करने के लिए व्यक्तिगत रूप से रोंग जियाक्सिन के घर गए। हान, वांग जानपेंग आगे बढ़े और अपने हाथ में फुटबॉल के आकार का लकड़ी का बक्सा खोला। ये देखा जा सकता था कि एक झंडा चुपचाप अंदर पड़ा था। ये ताड़ के पेड़ जितना बड़ा था, लेकिन झंडे का खंभा पन्ना हरा था और झंडा नीला था। विभिन्न पैटर्न धुंधले ढंग से देखे जा सकते थे, और अगर कोई इसे ध्यान से देखता तो उसे वहां घनीभूत पहाड़ और नदियां दिखाई देती। ये पर्वत और नदियों का झंडा है। हान, संरचनाओं में आपकी उपलब्धियों को देखते हुए यह आपके हाथों में अधिक उपयोगी होगा। इसलिए आज ये कहा जा सकता है कि रणविजय वान परिवार का उद्धार करता था। उसने जो रहस्यमय संरचना प्रदर्शित की, उसके अलावा वांग जानपेंग ने यह विचार भी सोचा। भले ही यह उसके अपने उपयोग के लिए न हो, लेकिन भविष्य में पर्वत और नदियों के झंडे की महान शक्ति को देखकर वह बहुत प्रसन्न होगा। लेकिन अपनी बात पूरी करने से पहले रणविजय ने अपना सिर हिलाया और कहा, झंडा अपने पास रखो। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पर्वत और नदियों का झंडा आखिरकार एक पवित्र खजाना है। इसके साथ आपकी ताकत निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी। वांग जानपेंग दंग रह गया। उसे नहीं पता था कि रणविजय क्या सोच रहा था। यह एक पवित्र खजाना है। मैं इसे देने में थोड़ा अनिच्छुक हूँ। यहाँ तक कि वांग जानजोंग और वांग जानहोंग को भी यह बात समझ में नहीं आई। हान, बस इसे स्वीकार करो। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि पर्वत और नदियों का झंडा अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर सके। जाहिर है कि तुम सबसे उपयुक्त व्यक्ति हो, वांग जानजोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे लगा कि रणविजय इसे स्वीकार करने में बहुत शर्मीला है। वांग मिंग और अन्य लोगों ने भी उसी समय रणविजय को देखा। हालांकि वे इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, लेकिन उन्हें लगा कि यह स्पष्ट रूप से एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि इसे एक पवित्र खजाना माना जाता था। रणविजय को यह बहुत दिलचस्प लगा। उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, यह चीज़ मेरे किसी काम की नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे काम आएगी। इसे रख लो। वह जिस चीज़ में सबसे अधिक कुशल था वह संरचना नहीं थी, जबकि वांग जानपेंग और अन्य उस क्षेत्र में विशेषज्ञ थे। कोई फायदा नहीं। वांग जानपेंग दंग रह गया। उसने कहा, लेकिन यह एक पवित्र खजाना है। यह मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास मेरा पवित्र खजाना है, रणविजय ने जवाब दिया। उस परिभाषा के अनुसार थंडर यांग ट्री एक पवित्र खजाना होगा, आध्यात्मिक मज्जा एक पवित्र खजाना होगा, और युआन किंग ट्री एक स्वर्ग चरण खजाना होगा। रणविजय के पास कई आध्यात्मिक खजाने थे, इसलिए यह उसके लिए स्पष्ट था कि उसके लिए किस तरह की चीज़ उपयोगी थी। इसे और अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो पर्वत और नदियों का झंडा उसे पसंद नहीं था। यदि वे दूसरे क्रम के खजाने के ओब्सीडियन क्रिस्टल और चौथे क्रम के खजाने के पर्वत और नदियों के झंडे को एक साथ रखते हैं, तो भी रणविजय बिना किसी हिचकिचाहट के ओब्सीडियन क्रिस्टल को ही चुनेंगे।
किसी संरचना को सबसे शक्तिशाली बनाने के लिए उसे पहले से ही स्थापित किया जाना चाहिए। संरचना जितनी रहस्यमय होती, उतनी ही अधिक मेहनत और उतनी ही अधिक चीज़ों की आवश्यकता होती। यदि संरचना पर्वत और नदियों के ध्वज में समाहित होती तो कम से कम आधी ऊर्जा नष्ट हो जाती। वांग झानपेंग और अन्य लोगों को इस बारे में पता नहीं था, लेकिन उसके शब्दों को सुनने के बाद वे आश्चर्य से दंग रह गए। पवित्र खजाना, हे भगवान, हान, तुम्हारे पास वास्तव में एक पवित्र खजाना है। यह अविश्वसनीय है। पवित्र खजाना होना एक पूरे संप्रदाय के होने के बराबर है। उन सभी ने सुना था कि कई बड़े संप्रदाय इसलिए समृद्ध हुए क्योंकि उनके पास पवित्र खजाने थे। उस जानकारी ने उन्हें वास्तव में चौंका दिया। इसलिए वांग झानपेंग ने सीधे पर्वत और नदियों के ध्वज को हटा दिया। उसके पास पहले से ही एक पवित्र खजाना है, इसलिए इस बारे में भूल जाओ। कुछ देर बातचीत करने के बाद रणविजय और उसके आदमी कार में सवार होकर एयरपोर्ट चले गए। वांग झानपेंग और अन्य लोगों ने उन्हें घर के गेट तक पहुंचाया। कार टीम के पीछे देखकर उसने अपना सिर हिलाया और आह भरी। वह वास्तव में इस पीढ़ी की प्रतिभा है। मुझे डर है कि सम्राट किंग उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। मेहरा परिवार के पास मजबूत समर्थन है। वांग झानहोंग ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। क्या अफसोस है, मेहरा परिवार की सोच संकीर्ण है। वांग झानजोंग ने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि हान के स्वभाव को देखते हुए वह मेहरा परिवार का सदस्य होने की बात स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेहरा परिवार के नए नेता व्यवसाय पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। सत्ता केंद्र शांगजिंग में उन्होंने धीरे धीरे मार्शल आर्ट की दुनिया पर अपना ध्यान कम कर दिया है। ये भी बड़े परिवारों की एक कमी है। कोई भी व्यक्ति जल्दी सफलता पाने और तुरंत लाभ पाने के लिए उत्सुक नहीं हो सकता। हालांकि मेहरा गुआंग्यो एक नायक है। हान के साथ उनकी पीढ़ी निश्चित रूप से समृद्ध होगी। वांग झानपेंग ने फिर से आह भरी। वह थोड़ा निराश था। उसे ये भी उम्मीद थी कि वांग परिवार में कोई प्रतिभा होगी, लेकिन उसे डर था कि वह अपने परिवार में जीवन भर रणविजय जितना शक्तिशाली कोई नहीं देख पाएगा। विमान दोपहर 3 बजे उड़ान भरेगा और शाम 5:30 बजे हांगकांग पहुंचेगा। इसमें केवल 2 घंटे लगेंगे, जो कि काफ़ी तेज होगा। विमान में चढ़ने से पहले झाओ फैंग ने रेस्तरां में मौजूद जू योन को सूचित किया। उसने उसे बताया कि वे लगभग 6 बजे रेस्तरां में पहुंचेंगे और बाकी बातें भी बताईं। जू योंग ने जवाब दिया कि वांग लॉन्ग 6 बजे एक बढ़िया डिनर तैयार करेंगे। चीज़ों को ठीक से व्यवस्थित करने के बाद वह विमान में चढ़ गया। मेंग मैन को नींद नहीं आई। उसने खिड़की से बाहर देखा और कभी कभी अपनी प्यारी आवाज़ में कहा, पापा देखो, क्या तुम्हें लगता है कि वह बादल लिटिल हेही जैसा है? बहुत सारे बादल हैं, मैं उन सभी को गिन नहीं सकती। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। 2 घंटे से ज़्यादा समय जल्दी बीत गया। जब वे अपनी ज़मीन पर पहुंचे तो झाओ फेंग और बाकी लोगों को बहुत आराम महसूस हुआ। हम आखिरकार यहाँ आ गए हैं। इस बार हम यहाँ अच्छा समय बिताएंगे। वांग या ने खुद को फैलाया और मुस्कुराए। रोंग जियाक्सिन ये देखकर खुश हुई और मुस्कुराई, ये सोचकर कि उसकी बेटी असफल विवाह से उबरने वाली है। ये देखकर कि सभी लोग पार्किंग से बाहर चले गए, वांग मिंग ने पूछा, हम वापस कैसे जाएंगे? लेकिन बाद में जब वह कोने के चारों ओर चला गया और उसके सामने का दृश्य देखा तो उसका मुंह थोड़ा कांप उठा। उसे लगा कि उसने एक बेवकूफ़ी भरा सवाल पूछा है, क्योंकि उसने अपने सामने सड़क पर लगभग 20 कारों की एक कतार देखी। एक विस्तारित सीमित संस्करण रोल्स रॉयस फैंटम बहुत ही आकर्षक थी, उसके बाद 2 साधारण फैंटम थीं और बाकी सभी मर्सिडीज बैंस थीं। यह एक लग्जरी मोटरसाइकिल थी, लेकिन इसने वांग मिंग को चौंकाया नहीं। उसे आश्चर्य हुआ कि हर कार की ड्राइविंग सीट के पास एक आदमी सूट पहने और सफ़ेद दस्ताने पहने खड़ा था। उसने उन्हें ध्यान से देखा और चौंक गया। अरे भगवान, वे सभी मार्शल आर्टिस्ट हैं। अध्याय 410। कार के दरवाजे के पास 18 लोग खड़े थे। सामने खड़े 3 लोगों को जोड़ने पर कुल 21 लोग थे। विशेष रूप से पहले 3 लोगों में से एक ने इनवर्ट स्ट्रेंथ में महारत हासिल कर ली थी और बाकी 2 उसके करीब थे। इतने सारे मार्शल आर्टिस्ट होने के कारण बहुत सी चीज़ें सामान्य समय में भी की जा सकती हैं। बॉस, मैडम, प्रशिक्षक लियू, जू योंग और अन्य लोगों ने उनका जोर से अभिवादन किया। मम्मा, रणविजय ने थोड़ा सिर हिलाया। अनन्या मुस्कुराई जबकि मेंग मैंग ने कुछ प्यारी आवाज़ें निकाली। वह बहुत खुश दिख रही थी। रणविजय का परिवार और रोंग जियाक्सिन का परिवार विस्तारित संस्करण फैंटम में सवार हो गया, जबकि जोफी, काजल, प्रशिक्षक लियू और अन्य लोग दूसरी कारों में सवार हो गए। सभी के कारों में सवार होने के बाद वे धीरे धीरे न्यू मून बे की ओर चले गए। उस दौरान कई राहगीर उन्हें देखने के लिए रुक गए और चर्चा करने लगे। ये शानदार है, कौन सा बड़ा शख्स है? उन पोकर फेस वाले अंगरक्षकों को देखो, वे सफ़ेद दस्ताने में वाकई कमाल के हैं। वह कोई साधारण शक्तिशाली आदमी नहीं है। उनमें कई मार्शल आर्टिस्ट भी थे। उन्होंने ध्यान से देखा और अचानक पाया कि यह वही आदमी था जिसने एक पल में ही किंग टियन को मार डाला था। वे दूर से उसकी पीठ की तस्वीर लेने और अपने दोस्तों को भेजने से खुद को रोक नहीं पाए। मैं आज निर्दयी मास्टर मेहरा से मिला। वे अभी अभी विमान से उतरे हैं। अचानक रणविजय प्रसिद्ध हो गए थे और कई मार्शल आर्टिस्ट ने उन्हें दूर से देखा था। वे रणविजय से बहुत प्रभावित नहीं थे, लेकिन अनन्या, हांगकांग की मार्शल आर्ट की दुनिया में कौन नहीं जानता था कि अनन्या रणविजय यान की महिला थी।
ये कहा जा सकता है कि पूरे हांगकांग में 4 सबसे बड़े परिवारों को छोड़कर किसी में भी अनन्या को भड़काने की हिम्मत नहीं होगी। ड्रैगन ट्रायम्फ क्लब और स्ट्रेंज पीक आइलैंड में हुई 2 घटनाओं ने बहुत कुछ दर्शाया था। आधे घंटे से अधिक समय तक गाड़ी चलाने के बाद 6 बजे रेस्तरां के सामने सड़क पर गाड़ियां रुकीं। बैंग बैंग बैंग। रणविजय, झाओ फैंग, काजल और अन्य लोग कारों से बाहर निकले। हान, तुम वास्तव में एक इत्मीनान से जीवन जी रहे हो। वांग मिंग ने रेस्तरां को देखा और मुस्कुराया। उसने सोचा कि वह जो रेस्तरां चला रहा था वह बहुत शानदार था, लेकिन यह एक छोटा सा रेस्तरां निकला जिसमें एक आरामदायक माहौल था। ये देखने के बाद कि रेस्तरां के सामने 40 या 50 लोग लाइन में खड़े थे, वांग मिंग ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। रणविजय की वो दाव ग्रैंड मास्टर के रूप में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी, इसलिए कई परिवारों के कई शिष्य वहां जाते थे, उनके साथ अच्छे संबंध बनाने की कोशिश करते थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि कतार में आधे से अधिक लोग असाधारण स्वभाव के साथ अच्छे कपड़े पहने हुए थे। जाहिर है, वे कुछ शक्तिशाली लोग भी थे। उनमें से कई लोग प्रसिद्ध सीईओ थे। इससे रेस्तरां में अक्सर आने वाले बहुत से लोग हैरान रह गए। क्या ये बाई सोंगवू नहीं है, बाई ग्रुप की अध्यक्ष? हिस, इतने बड़े शख्स यहाँ लाइन में क्यों आए हैं? क्या वहाँ बैठी खूबसूरत महिला हान झाओकिंग नहीं है, जो या के कंपनी की अध्यक्ष हैं? बहुत सारे लोग हैं। हिस, इतने सारे शक्तिशाली लोग लाइन में क्यों इंतजार कर रहे हैं? हे भगवान, क्या हो रहा है? तभी किसी चीज के बारे में जानने वाले एक व्यक्ति ने उन्हें धीमी आवाज में याद दिलाया, धीमा ही रहो। मैंने भाई सन से कुछ सुना है। तुम्हें पता है कि यहाँ के सभी सदस्यता कार्ड बिक चुके हैं। कई बड़े लोग इसे खरीदने आए हैं, लेकिन वे सभी बहुत देर से आए हैं। इसलिए वे केवल हमारे जैसे ही यहाँ साधारण भोजन खाने के लिए लाइन में लग सकते हैं। क्या तुम जानते हो कि वे यहाँ क्यों आए हैं? क्यों? ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है कि यहाँ का खाना स्वादिष्ट है। सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि यहाँ का बॉस बहुत बढ़िया है। वह एक शक्तिशाली व्यक्ति है जिसकी पृष्ठभूमि बहुत बढ़िया है। क्या तुम समझे? इसका क्या मतलब है? ये बॉस पहले से ही बहुत शक्तिशाली हैं। क्या तुम्हें पूछने की जरूरत है? उनकी तुलना निश्चित रूप से बॉस से नहीं की जा सकती। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ और बताता हूँ। यहाँ लाइन में लगे आधे से ज्यादा लोग सीईओ या बड़े परिवारों के शिष्य हैं। जो आदमी वहाँ खाना बना रहा है वह मास्टर शेफ वांग लॉन्ग है। वह मुफ्त में खाना बनाने आया है। क्या तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? इसके अलावा यहाँ एक सदस्यता कार्ड की कीमत 50 मिलियन युआन होने का अनुमान लगाया गया है, लेकिन मैंने नहीं सुना कि इसे कौन बेचेगा। बॉस वापस आ गया है। सबके ध्यान में काफिला धीरे धीरे दरवाजे से थोड़ी दूर सड़क पर रुका। बाहर निकलने के बाद लोगों ने रणविजय और अन्य लोगों को देखा जो कई दिनों से गायब थे। अपनी आदत के अनुसार वे सभी वहां बैठ जाते और उत्साह से उनका अभिवादन करते। लेकिन जैसे ही बॉस और अन्य लोग पास आए, सभी सीईओ और विभिन्न परिवारों के शिष्य सम्मानपूर्वक खड़े हो गए और विनम्रता से कहा, नमस्ते मिस्टर मेहरा। मिस्टर मेहरा, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। आसपास के बहुत से संरक्षक आश्चर्यचकित थे। वे अवचेतन रूप से खड़े हो गए और नमस्ते कहा। हाय बॉस। मनुष्य अवचेतन रूप से भीड़ का अनुसरण करना पसंद करते हैं, इसलिए कुछ लोगों को छोड़कर जिन्होंने अपना सिर नीचे कर लिया और अपने मोबाइल फोन के साथ खेलने में ध्यान केंद्रित किया, बाकी सभी ने खड़े होकर नमस्ते कहा। हाँ, मेंग मैंग दंग रह गई। वहां खड़े लोगों को देखकर वह थोड़ी उलझन में थी और उसने अपनी बाहों से रणविजय की गर्दन को और कसकर पकड़ लिया। अनन्या ने अपनी बड़ी आंखों से चारों ओर देखा और थोड़ा बहुत कारण समझ गई। उसे ये थोड़ा अजीब लगा। क्या हो रहा है? काजल और जोफी ने अपने होंठ सिकुड़े और उलझन में थे। वे रेस्टोरेंट में दाखिल हुए। रेस्तरां बहुत शांत था। कुछ लोग बात कर रहे थे और अगर कर भी रहे थे तो वे सभी चुपचाप बात कर रहे थे। वीआईपी सदस्यों के लिए सभी टेबल पर लोग बैठे थे। वांग कियांग, वू लिंग और वांग जियावेन का परिवार 4 लोगों की एक टेबल पर बैठा था। वांग यिहान वांग जियावेन की गोद में बैठा था। क्योंकि होस्ट अनुपस्थित था, इसलिए वे केवल रेस्टोरेंट में ही खाना खा सकते थे। वे दृश्य में एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो सदस्यता कार्ड के बिना वीआईपी सदस्यों के लिए खाना खा सकते थे। जू योंग जानता था कि वे बॉस के साथ अच्छे संबंध रखते हैं, इसलिए उसने उनके लिए नियम तोड़ दिए। बीच की टेबल पर सन डोंगहिंग और एक लंबी खूबसूरत महिला बैठी थी। पीछे लियांग मिंकी और उसका भाई यू किंग और झाओ दाहू बैठे थे। दूसरी तरफ टेबल पर लिनजू, मिस्टर शेंग, उनके अधीनस्थ और 2 अन्य संयमित लेकिन सौम्य मध्यम आयु वर्ग के पुरुष थे। वे रेस्तरां के नए वीआईपी सदस्य थे। रणविजय और अन्य लोगों के अंदर जाने के बाद सभी लोगों ने उनकी ओर देखा। मेंग मैंग मेंग मैंग मेंग मैंग, तुम वापस आ गई। वांग यिहान ने वांग जियावेन के पैर से नीचे कूदते हुए और रणविजय की ओर दौड़ते हुए चिल्लाया। वाह यिहान। मेंग मैंग की बड़ी आंखें चमक उठीं। वह आश्चर्यचकित थी और उसने अपने छोटे शरीर को रणविजय की बाहों में घुमाया। पापा पापा जल्दी करो, मुझे जाने दो। रणविजय ने मुस्कुराते हुए मेंग मैंग को जमीन पर लिटा दिया। छोटी लड़की लंबे समय से अपने आप दौड़ने और कूदने में सक्षम थी, इसलिए वह जल्दी से वांग यिहान के पास भाग गई। उसे दौड़ते हुए देखकर लोगों को लगा कि लड़की का वजन थोड़ा बढ़ गया है, लेकिन वह मोटी नहीं थी। वह थोड़ी मोटी थी, बहुत प्यारी लग रही थी।
मेंग मैंग, तुम इन दिनों कहाँ थी? मैं यहाँ हर दिन आता था लेकिन तुम्हें नहीं देखा, वांग यिहान ने मेंग मैंग को गले लगाने से पहले कहा। मैं पापा और माँ के साथ घूमने गया था। हम शीहान गए और ड्रैगन की दाढ़ी वाली कैंडी खाए। ये बहुत मीठी थी। हम एक मनोरंजन पार्क भी गए। दोनों छोटी लड़कियां बात करने लगीं। वांग जियावेन और सू यू भी उनका अभिवादन करने के लिए खड़े हो गए। मिस्टर मेहरा, वांग जियावेन मुस्कुराया। वह पिछली रात और उस रात दोनों बार वहां गया, केवल ये जानने के लिए कि वहां मौजूद कई लोगों की सामाजिक स्थिति उससे ज्यादा थी। इसके अलावा हर कोई बहुत ईमानदार था जिसने उसे भ्रमित कर दिया था। उन बड़े लोगों को क्या हो गया है? उनमें से बहुत से लोग तो बाहर भी लाइन में खड़े हैं, व्यक्तिगत रूप से लाइन में खड़े हो रहे हैं। वे अपने अधीनस्थों से ऐसा करने के लिए कह सकते हैं। वांग जियावेन बहुत उलझन में था, लेकिन वह अंदर से बहुत हैरान भी था क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से लगा कि वे मिस्टर मेहरा के लिए आए हैं। एक दूसरे विचार ने गहरा डर पैदा कर दिया। कौन सा व्यक्ति इन शक्तिशाली लोगों को इस तरह से अंदर आने के लिए मजबूर कर सकता है? रणविजय और बाहर की सनसनी को देखने के बाद उसने अपने भीतर के विचारों की पुष्टि की। मुझे वास्तव में एक शीर्ष स्तरीय शक्तिशाली व्यक्ति के बारे में पता चला। मम्मा, चलो ऊपर चलते हैं। रणविजय ने सिर हिलाया। फिर लोगों का समूह दूसरी मंजिल पर चला गया। जब वे रसोई से गुजरे तो वांग लॉन्ग ने अपने हाथ आगे रखे और विनम्रता से सिर हिलाकर उनका अभिवादन किया। नमस्ते मिस्टर मेहरा। रणविजय ने सिर हिलाया और फिर दूसरी मंजिल पर चले गए। झाओ फैंग, आहू और प्रशिक्षक लियू ने सूटकेस दूसरी मंजिल पर रखे और फिर चले गए। रोंग जियाक्सिन का परिवार उस दौरान चुपचाप ये सब देख रहा था। यह एक बड़ा अवसर था, लेकिन उन्हें लगा कि इसे उचित ठहराया जाना चाहिए। यहाँ तक कि अगर कोई दूसरा वू दाओ ग्रैंड मास्टर होता तो भी उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता। हान, ये है। जब सभी लोग सोफे पर बैठे थे तो रोंग जियाक्सिन ने बिना पूछे ही पूछ लिया। वे हमारे दोस्त हैं, रणविजय ने हंसते हुए कहा। रणविजय के परिचय देने से पहले वांग जियावेन खड़ा हो गया। उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते, मेरा नाम वांग जियावेन है। यह मेरी पत्नी सू यू है और वह हमारी बेटी वांग यिहान है। ओह नमस्ते, मैं हान की चाची हूँ। उन्होंने एक दूसरे का परिचय कराया। ये जानने के बाद कि वह व्यक्ति रणविजय की चाची है, वांग जियावेन को चिंता होने लगी कि कहीं उसके परिवार ने श्री मेहरा के पारिवारिक समारोह में खलल तो नहीं डाला। इसके बारे में सोचने के बाद उसने सू यू को इशारा किया। फिर सू यू ने वांग यिजान को बुलाया। यिहान, तुम्हारे दादाजी ने अभी तुमसे बात करना समाप्त नहीं किया है। चलो नीचे चलते हैं और देखते हैं, ठीक है? नहीं, वांग यिहान अभी अभी मेंग मैंग से फिर से मिली थी। वह आसानी से कैसे जा सकती थी? रोंग जियाक्सिन ने उनके विचारों को समझ लिया था, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, बस यहीं रहो। देखो वे कितने खुश हैं। हाँ, यहीं रहो, मेंग मैंग ने गंभीरता से कहा। तो वांग जियावेन और सू यू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और मना नहीं किया। जब वे बात कर रहे थे, झाओ फैंग ने व्यंजन परोसना शुरू कर दिया। उसने उन्हें खिड़की के पास एक गोल डाइनिंग टेबल पर रख दिया। चाची, चलो पहले खाना खाते हैं, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ ठीक है। सभी लोग टेबल पर जाकर बैठ गए। 5 मिनट से भी कम समय में कई व्यंजन परोसे जा चुके थे। झाओ फैंग और वांग लॉन्ग, जो एक सफ़ेद शेफ की वर्दी पहने हुए थे, मुख्य भोजन के अंतिम 2 व्यंजन लेकर गए। श्री मेहरा, वांग लॉन्ग ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने नूडल्स परोसते हुए सभी को इसका परिचय दिया। ये ब्रेज्ड किलिन नूडल्स है। यह एक पारंपरिक व्यंजन है और पहले शाही नौ सफ़ेद भोज में भी एक प्रसिद्ध व्यंजन था। इसे मटन के साथ स्टू नूडल्स भी कहा जाता है। वांग लॉन्ग ने नूडल्स रखने के लिए छोटे कटोरे का इस्तेमाल किया और उन्हें क्रमशः सभी को दिया। उन्होंने उसी समय अन्य व्यंजन भी पेश किए। ये कमल के बीज का दलिया है जो मैंने कुछ उच्च स्तरीय सामग्री से बनाया है, लेकिन वे श्री मेहरा की सामग्री की तुलना में कुछ भी नहीं है। यह मसालेदार टेंडन है जो शाही नौ सफ़ेद भोज में भी एक व्यंजन है। ये त्वचा के लिए अच्छा है और किशोरों के विकास में सुधार करता है। मेंग मैंग को ध्यान में रखते हुए मैंने इसे बहुत मसालेदार नहीं बनाया। ये सरसों के साथ बत्तख का पंजा है। इसका स्वाद बहुत तीखा है जो मसालेदार और कुरकुरा है। यह मिस्टर मेहरा की सामग्री से बना स्टू टोफू है। टोफू की गुणवत्ता मैंने अब तक देखी सबसे अच्छी है। मिस्टर मेहरा अक्सर खीरे और कटे हुए आलू के साथ व्यंजन बनाते हैं, इसलिए मैंने उन्हें वीआईपी सदस्यों के लिए पकाया। मैं सभी को हैप्पी मील की शुभकामना देता हूँ। वांग लॉन्ग ने जल्दी से सब कुछ पेश करने के बाद उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और फिर चला गया। क्या ये सभी हान की सामग्री से बने हैं? वांग मिंग ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, अनन्या ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। उसने पास में एक पहाड़ किराए पर लिया है। सभी सामग्री वहीं से हैं और वह बहुत सारे पशुधन भी पालता है। वहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। मैं कल तुम्हें दिखाने ले जाऊंगा। बिग ही और लिटिल ही भी वहाँ हैं। बहुत सारे कुत्ते हैं, वे सभी वहाँ हैं। वह मेरा जानाडू है। पापा ने इसे मेरे लिए बनाया है, मेंग मैंग ने बहुत गंभीरता से कहा। सच में? वांग या ने हंसते हुए कहा। तो हम सभी को मेंग मैंग को इन व्यंजनों को खाने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देना चाहिए। ठीक है। मेंग मैंग खुशी से हंसा और बहुत गर्वित दिखाई दिया। वह पहाड़ बहुत सुंदर और बड़ा है।
बड़ा ही बहुत लंबा है और छोटा ही बहुत सुंदर है। मैं भी कल वहां जाना चाहता हूँ, वांग यीहान ने उत्सुकता से कहा। तो चलो कल साथ में वहां चलते हैं, मेंग मेंग ने बड़बड़ाया। मम, साथ में? वांग यीहान ने खुशी खुशी कल वहां जाने का फैसला किया, बिना ये जाने कि वहां वांग जियावेन कड़वी मुस्कान बिखेर रहा था। हमारे पास वहां मौज मस्ती करने का समय कैसे हो सकता है? थोड़ी देर बात करने के बाद वे खाने लगे। पहला निवाला खाने के बाद वांग जियावेन हैरान रह गया। मम, स्वाद, यह इतना स्वादिष्ट क्यों है? हाँ, यह अद्भुत है। वांग्या ने सिर हिलाया और खाना बंद नहीं कर सका। चाची, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे भाई की सामग्री निश्चित रूप से तुम्हें आकर्षित करेगी और उसके बाद तुम अपनी चॉपस्टिक नीचे नहीं रखोगी, काजल ने मुस्कुराते हुए कहा। ये वास्तव में ऐसा ही है। यह अब तक का सबसे स्वादिष्ट भोजन है जो मैंने खाया है। रोंग जियाक्सिन ने भारी सिर हिलाया। उसकी भूख हमेशा औसत रही थी। वह खाने को लेकर बहुत ज्यादा चूजी नहीं थी और हमेशा भोजन के बाद खुद को केवल 60 या 70% ही भरती थी। लेकिन इस दिन वह बहुत ज्यादा खाने की इच्छुक हो गई और हमेशा ज्यादा खाना चाहती थी। उसे लगा कि वह फिर से एक ऊर्जावान युवा लड़की बन गई है। वह एहसास बहुत बढ़िया था। ठीक है, वांग जियावेन मुस्कुराए और कहा, श्री मेहरा की सामग्री वास्तव में सबसे अच्छी है जो मैंने कभी देखी है। उनका खाना इतना बढ़िया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इसका स्वाद घर के खाने जैसा है। ये वाकई अद्भुत है। ये सुनकर रणविजय हल्के से मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा। माउंट न्यू मून पर मौजूद सामग्री शाही भोज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री से भी कहीं ज्यादा बढ़िया और स्वादिष्ट होगी। अरे, वांग मिंग को अचानक कुछ अजीब लगा। इतने सालों में पहली बार उसने इतना स्वादिष्ट खाना खाया था। ऐसा इसलिए नहीं था कि उसने दुनिया को ज्यादा नहीं देखा था। उसने पूरे देश में बहुत सारे खाने का स्वाद चखा था। तो इसका एकमात्र कारण वह पहाड़ ही था। अचानक उसे उस पवित्र खजाने का ख्याल आया जिसका रणविजय ने पहले जिक्र किया था, इसलिए उसने पूछा, क्या ये उस चीज से संबंधित है जिसका तुमने जिक्र किया था? मम्मा, रणविजय ने सिर हिलाया और सीधे कहा, मैं तुम्हें कल वहां ले चलूंगा। ये बढ़िया है, वांग मिंग ने हंसते हुए कहा, मैं वाकई भाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसी सामग्री का स्वाद मिला है। ये बराबर है। ठीक है, एलवी बैग या अरमानी कोट होना। ये शानदार है। अरे नहीं, यह उससे भी ज्यादा कीमती है। उसने पहले भी पवित्र खजानों और पवित्र हथियारों के बारे में सुना था, लेकिन चाहे कोई भी संप्रदाय हो, उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल खेती के लिए किया जाता था और उन्हें स्थापित किया जाता था और पूजा जाता था। हालांकि रणविजय ने सबसे अच्छी सामग्री बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया। ओह रुको, क्या ऐसा है कि पवित्र खजाना केवल सामग्री को बेहतर बना सकता है? ये सोचकर वांग मिंग का मुंह कांप उठा और वह चिंतित हो गया। सामग्री चाहे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, ये बेहतर होगा अगर ये लोगों की ताकत को बेहतर बना सके। उसने कुछ भी सोचने के बाद कुछ नहीं पूछा और खुद को भव्य दावत में समर्पित कर दिया। उसने नूडल्स खाना शुरू कर दिया। वांग मिंग ने औपचारिकता नहीं निभाए और उसके नूडल्स खाने की आवाज़ पूरी दूसरी मंजिल में गूंज उठी। हालांकि उसकी वजह से दूसरों की भूख भी अच्छी हुई। भले ही यह एक साधारण भोजन था, लेकिन बहुत अच्छी भूख वाले किसी व्यक्ति के साथ खाने से भी कमोबेश भूख में सुधार होता है। माउंट न्यू मून की सामग्री से बने भोजन को खाने की तो बात ही छोड़िए। भरपेट खाने के बाद सभी का पेट भर गया था। वांग मिंग को कई बार हिचकी भी आई। उसका पेट बहुत भरा हुआ था। उसने खाने पर भी ज्यादा ध्यान दिया, पाया कि वे सामग्री पचाने में आसान थी और सभी तरह के पोषण उसके शरीर को पोषण देने लगे थे। ये बहुत अजीब था कि वह इतनी जल्दी ऐसे बदलावों को पहचान सकता था। जाहिर है, वहाँ का खाना साल भर खाने से उम्र लंबी होती है और शरीर को बहुत फायदा होता है। मैंने कई सालों से ऐसा खाना नहीं खाया है। रोंग जियाक्सिन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। तभी झाओ फैंग आगे बढ़ा, उसके पीछे सन डोंगहेंग भी आया। बॉस, बॉस, सन डोंगहेंग ने जल्दी से इधर उधर देखा और रणविजय के पास भागा। फिर उसने फुसफुसाते हुए कहा, बहुत सारे बड़े बॉस मुझसे मेरा सदस्यता कार्ड बेचने के लिए कह रहे हैं। सबसे ज्यादा कीमत 50 मिलियन भी है। मैं ललचाया, लेकिन मैंने इसे नहीं बेचा। हाँ, वह लालच में था, लेकिन उसने इसे नहीं बेचा। इसके कई कारण थे। सबसे पहले, सदस्यता कार्ड का मूल्य लगातार बढ़ रहा था। दूसरा, वह इसे बेचने के लिए अनिच्छुक था क्योंकि उसका परिवार भविष्य में भी अक्सर वहां खाने के लिए जाता था। सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि रणविजय अपने पूरे परिवार का रक्षक था, इसलिए वह पैसे कमाने के लिए बॉस के सदस्यता कार्ड का उपयोग नहीं करना चाहता था। हालांकि यह बहुत सारा पैसा था, लेकिन सन डोंगहेंग की आय भी बढ़ती जा रही थी। उसकी स्ट्रीम के प्रशंसकों की संख्या 1 मिलियन से अधिक हो गई थी। अगर वह इसे फिर से बढ़ाए तो वह शायद बहुत जल्द सालाना 10 मिलियन कमा लेगा। उसने सोचा कि उसे बहुत अधिक पैसे की आवश्यकता नहीं है। वह विशेष रूप से लालची व्यक्ति नहीं था। ओह, अगर आप इसे बेचना चाहते हैं तो बस बेच दें। रणविजय ने उदासीनता से अपना सिर हिलाया। वह सदस्यता कार्ड के लेन देन में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उस कीमत को सुनने के बाद वांग्या आश्चर्यचकित थी, ये सोचकर कि उसके चचेरे भाई के लिए पैसा कमाना इतना आसान था। मैं इसे नहीं बेचूंगा, मैं बस आपको इसके बारे में बताने आया हूँ। हाल ही में यहाँ बहुत से शक्तिशाली लोग आए हैं जिनका रुतबा बहुत बड़ा है। मैं नीचे जाऊंगा, मेरी लड़की अभी भी मेरा इंतजार कर रही है।
सन डोंगहेंग मुस्कुराया और फिर जल्दी से भाग गया। बॉस, क्यूओ कबीले ने कल सदस्यता कार्ड वापस कर दिया और कुछ समय पहले हुई घटना के लिए माफी के तौर पर 100 मिलियन भी भेजे, झाओ फैंग ने सिर हिलाते हुए कहा। जब क्यूओ कबीले ने सुना कि हेकिंगटियन की एक पल में हत्या कर दी गई तो वे बुरी तरह डर गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके परिवार ने वु दाओ ग्रैंड मास्टर को नाराज किया होगा, इसलिए उन्होंने वही किया जो पहले बताया गया था, माफी। रणविजय मुस्कुराया और सीधे तौर पर कहा, इसे वापस भेज दो। मैं इसे स्वीकार नहीं करता। उसने कियाओ कबीले के साथ कुछ नहीं किया था, इसलिए नहीं कि वह उस मामले को भूल गया था, बल्कि इसलिए कि उसके पास समय नहीं था। इस समय भले ही वह कोई कदम न उठाए, लेकिन एक वाक्य से कियाओ जैसे दूसरे दर्जे के परिवार को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और यहाँ तक कि उनका पतन भी हो जाएगा। अगर कियाओ कबीले को इस बारे में पता चल जाता तो वे डर के मारे मर जाते। भूल जाओ। तभी अनन्या, जो रणविजय के बगल में बैठी थी, ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अब हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं अब उस सारी गड़बड़ी से निपटना नहीं चाहती। ओह, झाओ फैंग ने रणविजय की ओर देखा और फिर अनन्या की ओर देखा। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। तो भूल जाओ। रणविजय ने अनन्या की ओर हल्के से सिर हिलाया। फिर उसने झाओ फैंग की ओर देखा और हाथ हिलाते हुए कहा, बैंक कार्ड वापस भेजो और उनसे 10 गुना अधिक राशि मांगो, फिर मैं उन्हें जाने दूंगा। 1 बिलियन। झाओ फैंग ने अपनी लार नीली और वापस चलने से पहले सिर हिलाया, लेकिन 2 कदम चलने के बाद वह रुक गया और पीछे मुड़ा और कहा, मैं तुम्हें कुछ बताना भूल गया। 20 से अधिक लोग अतिरिक्त सदस्यता कार्ड चाहते हैं। उन्होंने इस पर चर्चा की और फिर पूछा कि क्या इस सदस्यता की नीलामी की जा सकती है। बहुत से लोग जानते थे कि एक आखिरी सदस्यता कार्ड था। अमीर लोग चिंतित थे कि बहुत शक्तिशाली लोग अपने कनेक्शन का उपयोग करेंगे, जबकि उन शक्तिशाली लोगों को चिंता थी कि अमीर लोग कीमत को पागलपन से बढ़ा देंगे। इसलिए कुछ अमीर लोगों ने इसे नीलाम करने का प्रस्ताव रखा ताकि वे अपना पैसा निष्पक्ष और ईमानदारी से खर्च कर सकें। हालांकि क्या सदस्यता कार्ड वास्तव में इसके लायक था? श्री मेहरा के रेस्तरां के बारे में जानने के बाद उन्होंने विस्तृत और गहन जांच की। फिर उन्होंने कुछ सुना। लिन परिवार की एक वीआईपी सदस्य लिन जू ने अपने संपर्कों के जरिए प्राचीन वस्तुओं के एक बैच का सौदा किया और करोड़ों कमाए। उन्होंने सुना कि वीआईपी सदस्य सनमिंग को पहले कैंसर था, लेकिन बाद में वह ठीक हो गया। उन्होंने ये भी सुना कि झाओ फैंग शुरू में मिस्टर मेहरा का शिष्य नहीं था। वह कुछ समय के लिए रेस्तरां में रहा और दरवाजे के सामने उसे गोली मार दी गई, लेकिन अंत में वह ठीक हो गया। उसे मार्शल आर्टिस्ट के रूप में भी पदोन्नत किया गया था। उसने पहले सदस्यता कार्ड भी खरीदा, जिससे पता चला कि ठीक है, मिस्टर मेहरा के सामने घूमने से मुझे भी किसी दिन एक बढ़िया अवसर मिल सकता है।